मैम ये वर्ड कहाँ से आया नार्सिसिज्म? तो कहते हैं कि जिस जगह से उसने जान दी थी वहां पर एक फूल पैदा हो गया वाइट और पर्पल कलर का, जिसको आज भी एग्जिस्ट करता है, वो नार्सिसिज्म फ्लावर कहते हैं उसे। इस पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया में तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज में कुछ पर्टिकुलर रिश्तेदार होते हैं। जब फैमिली काउंसलिंग होती है तो उसमें पता चलता है एक पार्टनर नार्सिसिस्ट ही होता है। अगर कोई ईगोइस्टिक है, किसी में एटीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो लोग बड़े आसानी से उसको लेबल कर देते हैं, यू आर अ नार्सिसिस्ट गाय। ये गलत नहीं है? साइकोलॉजिकल है। देखिए, नार्सिसिस्ट भी कोई बुरे लोग नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं कि लव द क्रिमिनल नॉट द क्राइम। अगर आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट हो तो क्या करें? नार्सिसिस्ट के संग रहना जैसा होता है राक्षस के साथ रहना। अगर किसी का बॉयफ्रेंड नार्सिसिस्ट हो तो क्या करना चाहिए? आपका पार्टनर भी अगर है या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो आपको स्टार्टिंग से ही बहुत लव कर रहा है, बहुत गिफ्टिंग कर रहा है, तो एक रेड फ्लैग है, बहुत खुशमत हो जाओ। ये अगर बढ़ जाए नार्सिसिज्म तो सैडिस्ट बन जाता है, फिर वही बनते हैं क्रिमिनल्स। वो क्रिमिनलिटी पे चले जाते हैं कि आपको गला काट के द पर्सन इज फीलिंग हैप्पी। सो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष जी गुप्ता एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिसके बारे में पूरी देश दुनिया में बात चल रही है। आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में। ये एग्जैक्टली होते कौन है, कैसे ट्रेट्स रहते हैं, कैसी पर्सनालिटी बिहेवियर रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये कैसे करते हैं, कैसे अपने आप को ऐसे एम्पावर्ड कर देते हैं कि अपने अंदर ऐसी लीडरशिप क्वालिटी लाते हैं कि सामने वाले को कुछ नहीं समझते। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद है, उन्हें करीबन 20 से ज्यादा वर्षों का काउंसलिंग में एक्सपीरियंस है, थेरेपीज करती हैं और रिलेशनशिप कोच हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योति जैन मैम जी। थैंक यू सो मच ज्योति जैन मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जी मैम, आज हम बात करेंगे प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में, बट ओवरऑल हम बात भी करेंगे नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी कैसे होती है। बिल्कुल, और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही है। एग्जैक्टली हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम ऐसा करते हैं ना, आज पहले हम नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी की बात करते हैं। ठीक है। कि पार्टनर्स अगर आपके ये कैटेगरीज हैं तो ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है। और फिर नेक्स्ट टाइम में हम प्री मैरिज काउंसलिंग की बात। ठीक है, डन मैम। तो मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद, पूरा पॉडकास्ट देखो फिर बात करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड लास्ट पॉडकास्ट पे जो आपने रेमेडीज बताई वो लिटरली वर्क की, वो मेरे पे रेमेडी वर्क की, वो लोगों पे रेमेडी वर्क की, और लोगों ने सच में आपको अप्रिशिएट किया उससे। सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। ठीक है मैम, आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में। लास्ट वाली जो रील थी वो भी वायरल हुई, उसके लिए भी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। नहीं, लोग पसंद करते हैं, इसलिए देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाएं वो चीजें एग्जैक्टली जो लोगों को नहीं मालूम है। ट्रू। तो होप वील हेल्प मोर पीपल नाउ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैम, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में बहुत से डाउट्स हैं, बहुत से मिथ हैं, बहुत से रियलिटी है। आप हमें बेसिक से सबसे पहले ये बताएं कि नार्सिसिस्ट वर्ड क्या होता है और नार्सिसिस्ट लोग होते कौन है? ठीक है, देखिए नार्सिसिस्ट कुछ नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर है। अगर हम दूसरे फॉर्म में बोलें, आजकल एक वर्ड चल रहा है सेल्फ लव। ठीक है। और वो गलत भी नहीं है, सही भी है। वी शुड लव आवर सेल्फ, वी शुड टेक प्रायोरिटी एंड वी शुड रियली टेक अप्रिशिएट आवर सेल्फ, वो सब होना चाहिए। एग्जैक्टली। पर जब सेल्फ लव थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो वो सेल्फ ऑब्सेशन बन जाता है। और जो सेल्फ ऑब्सेशन है वो ये है कि मेरा मुझे, कि मैं ही ठीक हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, मुझे सब कुछ चाहिए। वहां पर जब होता है तो वो नार्सिसिज्म का एक पार्ट बनने लग जाता है कि मेरे लिए कोई, मतलब मैं किसी की परवाह नहीं करता, मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, मैं सुपीरियर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैंने कह दिया वो फाइनल है, मैं क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता, मैं किसी का सजेशन नहीं ले सकता, क्योंकि आई एम द बॉस, आई एम द टॉप। जब ये फीलिंग आती है सेल्फ लव करते करते, तभी कहते हैं सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन के बीच में बहुत थिन लाइन है, एंड अ पर्सन शुड नो वेयर टू स्टॉप दैट थिंग। एग्जैक्टली। सेल्फ लव को ये होता है ना कि अपने को आप प्यार करते हो, अपने से आप अपने सुपीरियर मानते हो। हम साइकोलॉजी में भी कहते हैं अपने को सोचो कि आई एम द बेस्ट बोलो, पर ओनली आई एम द बेस्ट दैट इज द प्रॉब्लम। एक मूवी आई थी ना, वो हम फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। एग्जैक्टली, हाँ 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 हाँ, जिसमें शाहरुख खान ने बोला आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो यहाँ गलत है कि आई एम ओनली बेस्ट। आप बोले कि मैं अच्छा हूं पर आप भी अच्छे हैं, वहां तक फिर वो बैलेंस्ड है। कि ओनली आई एम द बेस्ट, वहां ओनली जब लग जाता है स्टार्टिंग में, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड दैट क्रिएट्स नार्सिसिज्म। मैम, ये वर्ड कहाँ से आया नार्सिसिज्म? और क्या ऐसा हमने देखा है कि हिस्ट्री में भी, अगर हम बात करें, रिलीजन में बात करें, कुछ लोगों में ये पर्सनालिटी देखी गई? यस, हिस्ट्री में भी है, जैसे रावण में थी। अच्छा, रावण तो हमेशा कहता है मैं ही पूरा ब्रह्मांड का राजा हूँ, वो हम पॉइंट बाद में ले लेंगे। पर आपके क्वेश्चन था पहले कि नार्सिसिज्म वर्ड कहाँ से आया जी। तो ग्रीक में एक बहुत घना जंगल था जिसमें एक बहुत सुंदर लड़का का जन्म हुआ जिसका नाम नार्सिसिज्म था। अच्छा। उसका नाम नार्सिस था।
नार्सिस्ट नहीं, नार्सिस था। नार्सिस, हाँ। ओके। तो वो बहुत सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत और बहुत चार्मिंग भी था, और उसको सब लोग बहुत प्यार भी करते थे। तो जब वो यंग आया, अडल्टहुड में आया, और आगे बताऊंगी नार्सिसिज्म जो आता है वो अडल्टहुड में पता चलता है। एक्चुअली जो नार्सिस्ट जो क्रिएट होते हैं वो पता है उनके बारे में, उसमें पता चलता है जब वो अडल्टहुड में आ जाते हैं। ठीक है। तो चलो पहले ये बताती हूँ हाँ जी, आपको। हाँ तो जी। घने जंगल में एक लड़का था, वो नार्सिस नाम था उसका, ठीक है। नार्सिस। नार्सिस। तो वो बहुत यंग सुंदर जवान लड़का जब हुआ तो उसको लोग बहुत प्यार करते थे। और कोई उसको अगर प्यार इजहार कर रहा है, उसके सामने कोई लड़की कह रही है आई रियली लव यू, तो तेरी औकात है, अपनी शक्ल देख, पहले तूने अपने आप को देखा है कभी? देखो आपको एक्सेप्ट नहीं है किसी का प्यार तो आप बोल दो कि इट्स ओके, वी कैन बी जस्ट बी फ्रेंड्स, ऐसे करके बोल सकते हैं। पर वो सामने वालों को फटकार के डाउन करके उसको रिजेक्ट करता था। ओके। अच्छा, उस टाइम शायद होमोसेक्सुअल का भी इतना गलत नहीं मानते थे, तो बॉयज वर ऑल्सो वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। तो जो भी लड़के भी आते थे उसको कहते थे कि वी रियली लव यू और ये वो, तो वो उनको भी डांट के फटकार के ह्यूमिलेट करके इंसल्ट करके उनको भगा देता था। ऐसे करते 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 उसकी ऐसी सिचुएशन बन गई कि मतलब अपने आप से बहुत प्यार करता था, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मैं ही लवेबल हूँ और मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। ये इसकी पर्सनैलिटी बनती जा रही थी। ऐसे करके एक लड़की मिली, उसकी स्टोरी फिर बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। उसका नाम इको था उस लड़की का। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे को बहुत प्यार करती हूँ। तो उसने उसको भी बोला कि तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या, तुम्हारी क्या औकात है मेरे पास आने की, मैं इतना सुंदर हूँ और तुम कुछ हो ही नहीं। ऐसे करके थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन शिकार खेलते खेलते वो एक लेक के पास चला गया, नदी के पास, एक रिवर के पास। वहां पर पानी बहुत साफ सुंदर, एकदम शीशे की तरह चमक रहा था पानी। तो उसने वहां अपनी परछाई जब देखी तो उसने अपने आप को पहली बार अपना रिफ्लेक्शन देखा था उसने। तो उसने कहा ये तो बहुत ही सुंदर आदमी है, ये तो कोई दिव्य इंसान है। तो उसको उससे प्यार हो गया अपनी रिफ्लेक्शन से। हाँ, और कहता है आई लव यू, और मतलब मुझे तुम चाहिए हो, उसको कहने लगा। अब रिफ्लेक्शन तो कोई आंसर देगा नहीं, तो उसको ये लगा कि ये आंसर नहीं दे रहा मुझे। तो जब आंसर नहीं दे रहा तो वहीं पे भूखा प्यासा बैठ गया और सब कुछ छोड़ के कि मतलब मुझे तो बस तुम चाहिए हो। और वहां बैठे बैठे उसने अपनी जान दे दी। तो कहते हैं कि जिस जगह उसने अपनी जान दी थी वहां पर एक फूल पैदा हो गया, व्हाइट और पर्पल कलर का, जिसको आज भी एग्जिस्ट करता है। वो नार्सिसिज्म फ्लावर कहते हैं उसे। वो लव का मान लीजिए, उसका मान लीजिए पर्पल और व्हाइट कलर का, आप गूगल पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा नार्सिसिज्म फ्लावर। तो ये अब नार्सिस का अपन देखा ना, एक कैरेक्टरिस्टिक ये था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। वो किसी को मना कर रहा है तो इंसल्टिंग वे में मना कर रहा है। उसको ये एम्पैथी नहीं थी कि किसी को बुरा लगेगा, इंसल्ट करके आगे बढ़ गया, उसने सोचा ही नहीं कभी। और सेल्फ लव का जब देखिए उसका जुनून हुआ कि मुझे तो तू ही चाहिए अपनी रिफ्लेक्शन से, तो वहां सेल्फ लव से ज्यादा सेल्फ ऑब्सेशन आ गया कि मुझे तो चाहिए अब ये, चाहे मेरी जान चली गई। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है और यहीं से ये नाम आया नार्सिसिस्ट। उसके नाम से फिर ये वर्ड बना, एंड फिर वो पूरे वर्ल्ड में ये होगा कि जिसका ये बिहेवियर होता है उसको फिर नार्सिसिस्ट वर्ड आ गया साइकोलॉजी में। ओके, वेरी नाइस मैम। ये तो किसी को भी नहीं पता होगा शायद। पता होगा शायद कुछ लोगों को। या जिसको पता होगा वो एक्चुअल में शायद नार्सिसिज्म पे शायद पीएचडी कर रहा होगा। मैम, मैं अगर ये कहूँ कि आई एम अ नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, मैं किस आधार पे ये कह रहा हूँ? अगर आप नार्सिसिस्ट होंगे तो आप ये कहोगे ही नहीं। क्योंकि उसको पता ही नहीं होता वो नार्सिसिस्ट है। ठीक है। जिसने पता चल गया तो वो अपने पर काम कर लेगा, हील हो जाएगा। नार्सिसिस्ट को पता नहीं होता कि वो नार्सिसिस्ट है। उसको लगता है कि सारे बेवकूफ है मेरे आगे। अगर सपोज अगर माने कि आपके 3 भाई है, घर में आप बोलते हैं आपको कि आपके 3 भाई है, आपके बड़े भाई ने बोला कि मैं ये काम आयुष कर लूंगा। अरे आपको नहीं पता भैया, आप गलत कर दोगे, मैं ही करके लाता हूँ। उसने बोला आपके भाई ने मैं कर दूंगा, तो अच्छा आप कर लो। आपने कह तो दिया, पर जो करके लाए तो 50 कमियां निकाल दी। तुम्हें सामान महंगा लिया है तो सस्ते में मिल जाता, और ये हो जाता, वो हो जाता, तो उनका कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया। तो ये नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी होती है कि वो सामने वाले का कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। क्योंकि आई एम द बेस्ट, आप मुझसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। और जब नहीं कर सकता, जो कर रहा है वो सब गलत कर रहा है। Exactly. या सपोज गलत नहीं कर रहे पर उतना भी अच्छा नहीं कर रहे जितना अच्छा मैं कर सकता था। तो वो हमेशा चिल्ला चिल्ली करता ही रहता है सामने वाले के साथ में। Exactly. कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। ये एक पर्सनालिटी का एक ट्रेट आ जाता है फिर। मैम,
अगर इस पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया में तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज में कुछ पर्टिकुलर रिश्तेदार होते हैं। मैं जीजा की बात कर रहा हूँ, मैं फूफा की बात कर रहा हूँ, तो ये लोग भी नार्सिसिस्ट हुए कहीं ना कहीं। नहीं, जीजा फूफा तो रिश्ते में अपने को बड़ा ईगो मानते हैं ना। इगोस्टिक कह सकते हैं। हाँ, वहाँ ईगो ज्यादा स्ट्रांग है, नार्सिसिज्म स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। वहां तो ये है कि मैं ससुराल में आया हूँ तो मेरे को तो 4 लोग पूछने चाहिए। वो जो इंडियन है हमारा एक बन चुका है, सोशल ट्रेडिशन एक बन गया। ट्रेडिशन बन गया जबरदस्ती का। हम्म। देखिए, आप गेस्ट हो, आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगी, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, पर आपको ही मिलनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि देखिए, ईगो अगर हम माने, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फिशनेस, हम सब लोग नार्सिसिस्ट है। ओके। हम सब लोग हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ, बट हम कंट्रोलेबल नार्सिसिस्ट है। अब सेल्फिश देखिए होता है कि आज हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, तो ठीक है, सब चाहते हैं कि हमको रिकॉग्निशन मिले, वैलिडेशन मिले, हमारे काम को अप्रिसिएट करें। और सेल्फिशनेस भी होती है कि यार थोड़ा सा आगे अच्छा मेरा हो जाए, और तो ये सेल्फिशनेस है। तो यहाँ तक तो ठीक है। ईगो भी कहीं ना कहीं आ जाती है कि भाई उसने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो उससे बड़ा था या बड़ी हूँ, जो भी है, या मेरे बच्चा है मुझसे कैसे ऐसे बोल सकता है, या अब हम सब बड़े हो गए बहन भाई, अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो छोटे बड़े वाला ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इंसल्ट कर दोगे हमारी। बिल्कुल। तो वो ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट वहां तक कंट्रोलेबल है, बट आप किसी की इंसल्ट करके अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो, वो नार्सिसिज्म है। यू लव योरसेल्फ बट डोंट इंसल्ट एनीबॉडी। कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो सबकी इंसल्ट कर देता था जो उससे प्यार करने आता था। अब आपको कोई लड़की अगर बोले कि आयुष आई रियली लव यू, और आपको लग रहा है कि मुझे नहीं मतलब पसंद आ रहा, तो आप ये थोड़ा बोलोगे कि तेरा औकात क्या है और तू है क्या मेरे सामने, मैं तो इतना कुछ हूँ। आप बोलोगे कि नहीं, लेट्स बी फ्रेंड, आप इतना करके बात खत्म कर दोगे। इट इज अ बेस्ट एक इंडिकेशन कि नहीं, वी कांट गो फॉरवर्ड। तो यहाँ तक तो ये नॉर्मल है, पर अगर कोई आपको इंसल्ट करके आगे बोल रहा है तो दैट इज नेवर नॉर्मल। ज्योति मैम, मेरा अगला सवाल यही है कि अगर कोई ईगोइस्टिक है, किसी में एटीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एरोगेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो लोग बड़े आसानी से उसको लेबल कर देते हैं, यू आर अ नार्सिसिस्ट गाय। ये गलत नहीं है? गलत है। और देखिए, नार्सिसिस्ट को लोग एक बैड पर्सन ही बता देते हैं फैमिली बिल्कुल। कि ये बैड पर्सन है और ये तो ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। भाई वो अपनी जिंदगी में जूझ रहा है अपने माइंड से, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो लोग उसको डील कर रहे हैं वो भी कोई साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं, वो भी लेमैन है। आपको किसी ने 2 बार इंसल्ट कर दी या आपसे बदतमीजी से बात करती है तो आप छोड़ देते हो उस इंसान को। अगर आप साइकोलॉजिस्ट होंगे तो आप सोचेंगे कि रूट कॉज क्या है इसका। हाँ, जैसे मैं, जैसे कोई अगर बात करता है तो ऑलवेज आई गो टू द रूट कॉज। बुरा लगता है उस टाइम एज अ इंस्टेंस, जैसे सपोज किसी ने कुछ बोला गलत, तो ऐसे इंसान बुरा लगेगा मुझे भी एज अ ह्यूमन बीइंग। पर द सेकेंड मोमेंट आई थिंक कि ये इसका रिएक्शन ऐसा क्यों है। कई बार क्या होता है, घर में आपको वैलिडेशन नहीं मिल रहा तो आप बाहर ढूंढते हैं। या सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर बॉस की मैं बात करूं, बॉस ने आपको चिल्ला चिल्ली करके भेजा, इंसल्ट करी, वहां आप कुछ कह नहीं पाए, फिर क्या होता है, घर आके बच्चों पे या वाइफ पे उतारते हैं वो गुस्सा। ये मैक्सिमम घरों में आप देखो। अब वो बच्चों और वाइफ पे नहीं उतार रहा है, वो अपना गुस्सा निकाल रहा है क्योंकि वो नहीं निकाल पाया। अब यहाँ पर फैमिली बोलेगी हम थोड़ा जिम्मेदार है, आप वहां जाके अगर डांट खा के आए हो। पर अगर वहां पर फैमिली समझदार होगी तो उस टाइम उसको समझ के फिर बाद में बोलेगी ये सो के तुमने गुस्सा निकाल दिया, पर गुस्से की बात क्या थी, तो वो सॉरी भी बोल देगा। पर होता क्या, दोनों साइड से फायर चलती है, वहां से वो चिल्ला रहा है, वहां से वो चिल्ला रही है, झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई और चीजें बिगड़ गई। इसलिए तो चीजें खराब होती हैं। आप कभी भी देखना, जिस आदमी की वैल्यू बाहर होगी वो घर में भी तमीज से रहेगा, जिस आदमी की वैल्यू घर पे होगी वो बाहर भी तमीज से रहेगा। अगर बाहर कोई लेडी या कोई जेंट्स अपनी बहुत वैलिडेशन शो कर रहे हैं, अपनी बड़ी दिखा रहे हैं, मोनोपोली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए 100% घर में इनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये बाहर जब इनको थोड़ा सा मौका मिला तो ये कूद के बोल रहे कि देखो हमें, देखो हम कुछ हैं। तो ये अब साइकोलॉजिकल है। देखिए, नार्सिसिस्ट भी कोई बुरे लोग नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं कि लव द क्रिमिनल नॉट द क्राइम, तो हम क्रिमिनल से क्यों हेट कर रहे हैं, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। हम उसकी चीजों को हेट करके उसको और खराब कर रहे हैं, उसको अकेला छोड़ रहे हैं। ठीक है ज्योति मैम, ऐसा क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है या फिर ऐसी क्या जिंदगी में दिक्कत आई है कि कोई इंसान इस रास्ते पे आ गया कि उसे सबसे घृणा होनी शुरू हो गई, हेट्रेड शुरू हो गया है? घृणा हेट्रेड नहीं होती, खाली इसमें अपनी जैसे कहते धौंसबाजी, अपनी एम्पैथी नहीं होना। मैं बताती हूँ, इसका बहुत बड़ा एक रीजन ये हो गया है। देखिए, पहले होते थे 7-8 बच्चे पहले जमाने में, फिर एक जनरेशन आई जिसमें 4-5 बच्चे,
तो पेरेंट्स का भी ध्यान थोड़ा सा निकला रहता था, डाइवर्टेड रहता था। ठीक है। उस जनरेशन में आप देखिए तो नार्सिसिस्ट बहुत कम है उस जनरेशन में। है, मैं ये नहीं कहूंगी, जैसे कंस बिल्कुल। था, है ना, रावण था, वो भी था, पर रेयर होते थे जिनका नाम पता है हम लोगों को। अभी हर सेकंड पर्सन नार्सिसिस्ट है, क्योंकि मेरी काउंसलिंग में मैं देखती हूँ बहुत बुरा हाल कर रखा है। जब फैमिली काउंसलिंग होती है तो उसमें पता चलता है एक पार्टनर नार्सिसिस्ट ही होता है मैक्सिमम टाइम्स, या कई बार तो मदर इन लॉ भी नार्सिसिस्ट है, कई बार खुद के पेरेंट्स नार्सिसिस्ट होते हैं लड़की के, तो उसी तरह बड़ी होती है वो, तो उसको ऐसे लगता है दुनिया ऐसी चलती है। तो ये जो अभी देखिए एक एक बच्चा, दो दो बच्चे होते हैं, इसमें दो चीज होती है, या तो ओवर पैम्पर होता है बच्चा, और दोनों वर्किंग है तो निग्लेक्टेड होता है बच्चा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो इतना उस पर ध्यान नहीं दे पाते। ओवर पैम्पर में उसको हमेशा हर चीज मिली है, ओके 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 वाली। अभी सपोज कोई चीज है आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके बच्चे ने 10 चीजें मांगी, आप 10 के 11 भी दिलवा सकते हो उसे, पर आपने 10 में से आपने 6 दिलवाई, 4 के लिए उसको मना कर दिया, तब तो चीजें बैलेंस रहेंगी। पर बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग तो उनको लगता है यार बच्चा मांग रहा है दे दो, अफोर्डेबिलिटी है। अब 10 में से 10 चीजें उसको मिल गई, उसने तो कभी ना सुनी ही नहीं, उसको पता ही नहीं ना क्या चीज होती है। तो जब कोई उसको रियल वर्ल्ड में ना बोलता है ना, उसको टॉलरेट नहीं होता। ये भी कोई इमोशन होता है ना सुनने का, तो वो एकदम से एग्रेसिव हो जाता है उस टाइम। अब जैसे घर का कोई छोटा बच्चा है या सबसे बड़ा बच्चा है, जनरली उनको ज्यादा पैम्परिंग मिलती है। अब हमेशा पैम्परिंग मिली मिली मिली, जब नेक्स्ट कभी वो उस सिचुएशन में आया रियल लाइफ में, जब इतनी पैम्परिंग नहीं है या इतना टेंशन नहीं है, तब वो फिर रिटेलिएट करता है गलत तरीके से, गुस्सा करके, सामान तोड़ के, मारपीट करके, या हार्म पहुंचा के, क्योंकि उसकी धीरे धीरे पर्सनैलिटी वहां से बन गई। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है हर चीज को ना करना, कुछ चीज को ना करना भी करना सीखें। एक तो ये रीजन रहता है कि हर चीज की उसकी फुलफिलमेंट हो रही है। सेकेंडली कई बार क्या होता है, सपोज कोई फादर नार्सिसिस्ट है, उसके साथ वो बच्चा बड़ा हो रहा है। अब वो फादर का हमेशा रहता है कि जैसे मैं टॉप पे रहता हूँ तू भी टॉप पर ही रहे हर चीज में। अब जैसे सपोज किसी दोस्त ने मारा, उससे छोटा बच्चा है 5-6 साल का, दोस्त ने मार दिया, घर आके उसने बोला कि पापा उसने मुझे 2 मारे थे पर मैं उसको 8 मार के आया हूँ। हाँ बेटा तूने बड़ा बढ़िया करा, यही करना चाहिए था तुझे। अब उसको समझ में आ गया कि रिटेलिएट मुझे 4 टाइम्स करना है। अगर फादर ने ये कहा होता कि उसने 2 मारा बेटा, पर तुम उसको समझा भी सकते थे, या वो बात मेरे को आके बोलते या टीचर्स को जाके बोलते, या चलो 2 की जगह 2 मारते, वही बात खत्म कर देते। तो उसको एक बैलेंस करना आ जाता कि समटाइम्स आई हैव टू टेल टू द एल्डर्स एंड समटाइम्स आई हैव टू टेक ऑन माय ओन, बट नॉमिनल वे। अब उसने मुझे 2 मारे, मैं तो 8 थप्पड़ मार के आया हूं उसे। अब फादर ने उसको अप्रिशिएट कर दिया। अब अगली बार क्या होगा, वो सेम करेगा। एग्जैक्टली। अब ऐसे करते करते वो बड़ा हो गया, तो उसकी पर्सनैलिटी वही बन गई, और वो फादर भी बनेगा तो फिर से वो वैसे ही बनेगा। तो जैसे लोग कई बार कहते हैं कि जेनेटिक होता है नार्सिज्म, पर इसका ना कोई ऐसा साइंटिफिक तो कभी प्रूवन अभी है नहीं कि जेनेटिक होता है या नहीं होता। बट जो बच्चा कई बार देखते हुए बड़ा होता है उससे वो हो जाता है, उसको लगता है यही तरीका है लाइफ जीने का। मैम अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स की बात करी उसमें हमने मेल स्पेसिफिक एग्जांपल्स ज्यादा देख पा रहा हूँ मैं। क्या नार्सिसिज्म इंसान में होना जेंडर स्पेसिफिक से भी कंसीडर किया जा सकता है, या कुछ एज क्राइटेरिया है? तो ये जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, पर हाँ मेल में ज्यादा होता है ये, ओके, कंपेयर टू लेडीज। और एज स्पेसिफिक ये है कि अडल्टहुड में दिखता है, जब 15-16 साल का जब बच्चा हो जाता है तब दिखता है। छोटेपन में तो इतना रियलाइज भी नहीं होता कि ये इस टाइप से क्या बिहेवियर है, पर जैसे जैसे बड़ा होने लगता है 15-16 साल की एज से, उसका ये बिहेवियर दिखता है। टेंट्रम्स क्रिएट करना घर में, अपनी चीज को हमेशा ऊपर रखना, अपनी बात को ऊपर रखना। एम्पैथी तो होती ही नहीं है, मतलब किसी आपके दुख से उसको कभी दुख फील नहीं होगा, आपको रुला के। ये अगर बढ़ जाए नार्सिज्म तो सैडिस्ट बन जाता है। अभी तो आपके दुख से दुख नहीं हो रहा, फिर वो आपके दुख से खुश होने लग जाता है। ओके, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। फिर वही बनते हैं क्रिमिनल्स, वो क्रिमिनलिटी पे चले जाते हैं कि आपको गला काट के द पर्सन इज फीलिंग हैप्पी। तो इसलिए मैं हमेशा पेरेंटिंग में बोलती हूँ कि बी वेरी केयरफुल इफ यू आर बिकमिंग अ पेरेंट एंड इफ यू आर अ पेरेंट। आप तैयार नहीं हो तो प्लीज अपने फैमिली को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलतियां सोसाइटी को खराब कर सकती है, पूरा खत्म कर सकती है। वो पूरा एज अ कंट्री पे फिर इम्पैक्ट करता है, और पूरी कंट्री पर इम्पैक्ट आएगा, जो हम लोग एज अ पेरेंट नहीं समझ पाते कई बार। पेरेंटहुड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। कभी आप कहेंगे तो वी कैन डू अ पॉडकास्ट ऑन दैट ऑल्सो, कि कैसे हम लोगों को पेरेंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये यंग जनरेशन नहीं समझ पाती अभी, स्पेशली आजकल के बच्चे। दोनों वर्किंग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है,
4 कोठियां हैं घर में या 4 टीवी लगे हुए हैं घर में, 2 सर्वेंट लगे हैं, तो वी आर गिविंग द बेस्ट टू आवर चिल्ड्रन, एग्जैक्टली। बट चिल्ड्रन नीड योर संस्कार, नॉट योर टॉयज। एग्जैक्टली। मोर आप साथ बैठिए। आप जैसे पहले, मतलब मुझे तो पता, हम लोगों ने तो अपने बच्चों को हमेशा बेड टाइम स्टोरीज सुनाई है। आपने भी सुनी होंगी बेड टाइम स्टोरीज की, माँ के साथ बैठ के। और कुछ कुछ स्टोरीज कभी महाराणा प्रताप की, कभी लक्ष्मीबाई की, मैंने तो बहुत सुनाई है अपने बच्चों को सुलाते सुलाते कुछ कुछ करके। और पंचतंत्र की पढ़ लेती थी मैं पहले से, और फिर उनको सुनाती थी, आज पता क्या हुआ, ऐसे हुआ, फिर एक क्रो था, एक बंदर था, ये था, उसमें मॉरल भी होता था। तो मॉरल्स ऑफ द स्टोरीज लास्ट में सुलाते सुलाते बच्चों को नींद आ जाती थी। अब जब ऐसी स्टोरी सुनते सुनते जब बच्चे सो रहे हैं, तो अब एक साइकोलॉजिकल पार्ट ये होता है कि रात को जो आप लास्ट में सुनते सुनते सोते हैं, होल नाइट आपका ब्रेन वही काम करता है। तभी हमेशा बोलते हैं ना कि लड़ाई करके मत सोआ करो, बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं। तो अब आपके बच्चे ने एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी मोटिवेशन चीज सुनते सुनते सोआ है वो, तो रात भर उसका ब्रेन एक पॉजिटिव फॉर्म का हार्मोन रिलीज करेगा, जो उसकी बॉडी को, उसके ब्रेन को डेवलप करेगा। ठीक है। अब आजकल वो चीज तो मिसिंग है, क्योंकि मदर्स पे इतना टाइम नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो जाती हैं, सारे दिन काम करती हैं, फिर आती हैं, फिर घर का भी थोड़ा बहुत देखना ही होता है। उसके बाद उनकी ताकत ही नहीं रह जाती कि वो बेड टाइम स्टोरीज सुनाए या कुछ करें। हाँ, कुछ मदर्स करती भी होंगी, मैं ये नहीं कह रही 100%, पर मैक्सिमम नहीं कर पाती हैं। और आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल्सो, बिकॉज उनके भी अब रीजंस हो गए हैं। बट देन अगेन आई से सी योर प्रायोरिटीज, लाइक द वे यू हैव। आई डिड दैट वे ओनली। आई व्हाटएवर आई डिड फ्रॉम माय होम। और मतलब जब आपने बात ये छेड़ी है, तो मैं बताऊँ, आई वॉज वेरी मच पैशनेट टुवर्ड्स माई करियर, बहुत ज़्यादा। और शादी पहले भी आई वॉज वर्किंग विद 1 or 2 MNCs, एंड फिर एक बहुत कॉन्वेंट स्कूल है, बहुत बड़ा, मतलब 150 साल पुराना स्कूल था, वर्क विद दैट ऑल्सो। फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड, तो उसके बाद जब माय चिल्ड्रन वर बोर्न, आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी बैडली, कि भाई अब शुरू करना है कुछ, बट अब क्या करना है, घर से नहीं जाना। तो जब घर से नहीं जाना है, तो व्हाट यूल डू समथिंग फ्रॉम द होम। तो आई स्टार्टेड समथिंग और द एल्स, और वो सब कर करके और टच वुड इन दैट आल्सो आई डिड सो वेल कि टुडे आई एम सिटिंग हियर इन द पॉडकास्ट एंड अदर टॉक शोज आल्सो। तो हो जाता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मैं हमेशा बोलती हूँ। और अपने बच्चों के संस्कार आप ऐसे दीजिए कि कल को आप उनको देख के प्राउड फील हो, आपको देख के ये ना लगे ये क्या हो गया, जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो। आप एक जनरेशन को तो खराब करोगे ही, एग्री, प्लस आप कंट्री के संग भी गलत कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति मैम, आपने पेरेंटिंग वाली चीज कही, मैं एग्री करता हूँ, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक बच्चे को बनाते हैं। रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, उसका आसपास की सराउंडिंग हो गई। तो सिर्फ पेरेंटिंग ही एक ऐसी चीज है जिससे बच्चा नार्सिसिस्ट बनने से रुक सकता है? बाकी सारी चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी। पेरेंटिंग का ज्यादा बड़ा रोल होता है ना। ओके। अब आप सपोज कहीं गए, बच्चों के संग खेलने गए अपने सर्कल में, कितनी देर खेला, 1 घंटा खेला आप, 1 घंटा 1.5 घंटे वापस आ गए आप। और वो जब आप घर आके शेयर करेगा, तो आपके पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स आप बोल सकते हैं कि बेटा दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। तो आप वहीं क्यों करेक्ट करते जा रहे हो ना। एक इमीडिएट करेक्शन देना और एक 10 महीने बाद एक करेक्शन देना या 10 साल बाद देना, इट इज डिफिकल्ट। फिर वो आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है। तभी हम हमेशा बोलते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चों को, एक तो जो हमेशा मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि जरूर एक घर में एक पूजा का, जो भी आपके घर में पूजा का स्थान होता है, बच्चों की एक आदत डालिए कि जरूर सुबह उठ के नहाकर एक मंत्र बोलें, जो मंत्र आप जिस भगवान जी को मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, जिस भी आप रिलीजन के हो, ठीक है, अपना जो मंत्र है वो जरूर बुलवाना सिखाइए। उससे एक ऑटोमेटिकली संस्कार आते हैं। और जब एक बच्चा अच्छी जगह जाके वापस आ रहा है, और अगर आप लोग कर सकते हैं, एज अ पेरेंट, मैं सब पेरेंट्स को बोल रही हूँ, डे 1 से, देखिए हमारे यहाँ लड़कियों से पैर को टच नहीं कराते, पर अगर आपके घर में बॉयज हैं, तो मेक अ हैबिट कि एवरी डे दे टच द पेरेंट्स फीट, ग्रैंड पेरेंट्स फीट, सुबह उठ के। रोजाना एक नियम हो जाना चाहिए कि लड़के उठे और अपने मम्मी पापा के पैर छू रहे हैं, अपने दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में है, चाचा चाचू, जो भी बड़े हैं, सबके पैर छूने की आदत डाली है। उससे 2 चीज होती है, एक तो एक संस्कार आते हैं, और मैंने एक पहले पॉडकास्ट में भी शायद बताई थी ये चीज, कि हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है जब हम झुकते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा एक ऐसा एक्टिव होता है कि हमारे मेमोरी शार्प होती है। तो उसमें वो फायदा तो है ही, प्लस अगर आप देखिए सबके पैर छू के भगवान जी की पूजा करके घर से बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलते हैं गलत काम एकदम से नहीं करेंगे। पर अभी आजकल मैंने देखा है, सुबह बच्चे बिना है स्कूल जा रहे हैं, उठते हैं, बस ब्रश करा, जल्दी जल्दी कपड़े पहने चले गए। आपकी बॉडी की एनर्जी कहाँ है?
एग्जैक्टली। अगर फिर एनर्जी की बात करते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल। जब आपकी एनर्जी ही डल है, एक हम्म पुरानी एनर्जी लेके आप आगे जा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है मैम, अब ओवरऑल बात करते हैं जो भी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग हैं, क्या उनका कोई स्पेक्ट्रम है कि ये माइल्ड है, ये सीवियर है, या अभी शुरू हुआ है, ऐसा कुछ भी आपने नोटिस किया है? माइल्ड तो देखिए वही है, जब गुस्सा करने लगे, ओवर सेल्फ ऑब्सेशन होने लगे, ठीक है। आप समझ जाओ कि ये हो रहा है गड़बड़ कुछ, तो वहीं पर टोकना शुरू कर दो। हम्म कई बार कहते हैं अरे बच्चा है कोई बात नहीं, हम्म बड़े भाई को मार दिया कोई बात नहीं, छोटे भाई को पीट दिया कोई बात नहीं। हम्म एक दो बार तो ठीक है, पर अगर रेगुलर बेसिस पे वो चीज हो रही है तो स्टार्ट गेटिंग इट चेक्ड। और चेक में कोई मेडिकल नहीं, हम्म मेडिसिन तो उसकी है ही नहीं, क्योंकि ये बिहेवियरल है, टोटल बिहेवियर है ये इसका। तो मेडिसिन तो कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें देखिए मैक्सिमम यू कैन गो फॉर अ थेरेपी फॉर द काउंसलिंग। उस बच्चे से बात करके, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो जो उसको हर्ट कर रहा हो, जिसको निकाल नहीं पा रहा है, जो अपने एक्शन से निकाल रहा है अपनी चीजें, वो हो सकता है। एक मूवी आई थी दो पत्ती, हाँ दो पत्ती आई थी, वो कुछ इस- कुछ नार्सिसिज्म पर है। वो उस लड़की की उस जो दो लड़कियां हैं उसमें, हम्म, शायद ट्विंस लड़कियां हैं। तो उसकी फिर शादी भी होती है, तो उसको लड़का होता है, ध्रुव नाम होता है उस लड़के का, ऐसा कुछ एग्जैक्टली मुझे स्टोरी याद नहीं है। पर जब मैंने वॉच की थी तो उस टाइम मुझे अभी क्लिक हुई बात करते करते, कि जब मैं देख रही थी मैंने कहा ये तो नार्सिस्ट वो है पर्सनालिटी पर्सनालिटी। ट्रेट्स है। तो अगर आप कभी देखो तो आप देखना, दो पत्ती करके एक मूवी है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें था अब वो। रिसेंट ही शायद 1 साल पुरानी मूवी है हाँ ना? बहुत पुरानी नहीं है वो। तो उसमें नार्सिस्ट को उन्होंने कवर किया है, उन्होंने एक्चुअली मूवी को उस तरह से फॉर्म नहीं करा है नार्सिस्ट फॉर्म में, बट वो है नार्सिस्ट बिहेवियर पर। वो अपनी सगी बहन से ही नफरत करने लग जाती है। एग्जैक्टली वो वही वाली मूवी अपनी अपनी उसी से नफरत कर ठीक है मैम, अब एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अगर आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट हो तो क्या करें? किस फॉर्म में, मतलब आप खाली हस्बैंड नार्सिसिस्ट है? हाँ, मतलब वो वाइफ कैसे मैनेज करे, फैमिली कैसे मैनेज करे? देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी इग्नोर करे, ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, इग्नोर हो नहीं सकता। क्योंकि नार्सिसिस्ट के संग रहना जैसा होता है राक्षस के साथ रह रहे हो आप, वो राक्षस है। क्योंकि वो आपकी सुनेगा ही नहीं। आपके सिर में दर्द हो रहा है, वो आप ध्यान नहीं दे रहा, आप रो रहे हो वो ध्यान नहीं दे रहा है, आपको तकलीफ हो रही है वो ध्यान नहीं दे रहा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा बेसिकली। उसको अपने से मतलब होगा बस, कि मुझे मेरा, मैंने जो आपको स्टार्टिंग बोला कि मेरा मुझे मैं बस, कि मैं मेरा मुझे होना चाहिए, बाकी तुम्हारा कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारा हेडेक है, वो तुम देखो। और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं इसको छोड़ के सर्वाइव कर पाऊंगी बच्चों के साथ, तो एक ना बाउंड्री जरूर क्रिएट करें अपनी। ये नहीं कि हर चीज बतानी, हर चीज सुननी है। अभी कोई कहेगा कि भाई वो आने के साथ लड़ना लग जाता तो मैं क्या करूं, वो आने के साथ लड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो देखिए एक हद के बाद रिटेलिएट आप करो। क्योंकि ऐसे लोगों के संग पता है क्या होता है, उनको चमचगरी बड़ी पसंद होती है, पैम्परिंग, क्योंकि शुरू से पैम्पर हुए हैं, तो प्रेज बहुत पसंद है। हाँ तुम बहुत सही करते हो, तुम बहुत सही हो, तो हाँ आप कर सकते हो, मैं तो कर ही नहीं सकती, अच्छा बताओ कैसे करना है। ऐसे लोगों को ऐसे कहते हैं फेक एप्रिसिएशन करते रहो, वो खुश होते रहते हैं। तो आप सोचिए कि वाइफ के लिए दिक्कत तो है, बच्चों के लिए भी दिक्कत है, अकेले वाइफ के लिए नहीं है, ऐसों की मदर्स पेरेंट्स के लिए भी दिक्कत है ऐसे लोगों के। क्योंकि अब ओल्ड एज में पेरेंट्स भी देखिए ओल्ड हो चुके हैं, तो स्ट्रांग तो रहे नहीं है, और उनको भी पता है ये चीज की ये भाग नहीं सकते मुझे छोड़कर, तो वो उनको भी एक्सप्लॉइट करता है ऐसा बंदा। वाइफ को भी करेगा, बच्चों को भी करेगा, क्योंकि उसको एक्सप्लॉइट करने में मजा आता है। और मजा इन द सेंस ये नहीं कि वो उनको परेशान करके खुश हो रहा है, उसको लगता है नॉर्मल है, क्योंकि इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तो सब बेवकूफ है। मैं खिलाता हूँ, मैं देता हूँ, मेरा है, मैं नहीं करूंगा तो सब भूखे मर जाओगे, वो ऐसे डायलॉग्स होते हैं उसमें, कि आई एम द बेस्ट, वो आ गया ना, कि मैं दे रहा हूँ तब तुम कर रहे हो, मैं हूँ इसलिए सब हो रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा तुम लोगों का। वो हमेशा ये रियलाइज कराएगा और हमेशा गिल्ट में डालता रहेगा आपको, कि हाँ भाई ये सब कुछ है। Exactly. और आपकी किसी भी बात को वो मानेगा ही नहीं, कभी भी, कभी नहीं मानेगा, क्योंकि आप तो बेवकूफ हो उसके लिए। बिल्कुल। तो आपने जो बोला उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी नजरों में, तो ये करना चाहिए, हो जाता है। ठीक है ज्योति मैम, अगर किसी का बॉयफ्रेंड नार्सिसिस्ट हो तो क्या करना चाहिए? तो छोड़ दो बॉयफ्रेंड को, तो वो है छोड़ने का ऑप्शन, वो थोड़े ना आप जबरदस्ती रखेगा। भाई देखो आपको कैसे पता चल रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड नार्सिसिस्ट है? पहले तो ये लड़की को देखना पड़ेगा ना, लड़की खुद भी तो हो सकती है नार्सिसिस्ट। एग्जैक्टली। देखिए मेल में ज्यादा है ये बीमारी, बट फीमेल में भी तो है ना, ऐसा तो है नहीं, है ही नहीं, ये वैसा वर्षा भी हो सकती है ये चीज। तो उसमें तो देखिए पहले तो आप ये देख लो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिल रहे हैं, नार्सिसिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से इसके मैच हो रहे हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि भैया नहीं चल पाएगा, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। बिल्कुल। देखिए बॉयफ्रेंड को छोड़ना आसान है, ये आप सब जानते हैं, गर्लफ्रेंड को छोड़ना आसान है,
बीइंग हस्बैंड वाइफ छोड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लॉ इस टाइप का हो गया है। एग्जैक्टली ट्रू। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम्म। बट अगर फिर भी आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि नार्सिसिस्ट के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। अगर वो मैच कर रहे हैं तो छोड़ दो, आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी के ऑफिस में उसका बॉस नार्सिसिस्ट है तो क्या क्या उसमें ट्रेट्स आपको दिखेंगे? पहले तो बहुत ज्यादा वही सिंपैथी, उसको बिल्कुल एम्पैथी होगी ही नहीं, कितना भी काम करवाता रहेगा, वीकेंड से बुलाता रहेगा, एक्स्ट्रा काम कराता रहेगा, जब भी बात करेगा इंसल्टिंग बात करेगा, आपसे जरा सी कोई गलती हो भी जाएगी तो उसको इतना एग्जैजरेट कर देगा कि भाई मेरे से तो होती, तुमसे हुई है गलती। या ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं ऐसे लोग कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, मतलब खुद ने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करा होगा और क्योंकि तुमने 10 मिनट लेट कर दिया इसलिए मेरी ये डील चले गई हाथ से और इसलिए तुम्हारे मैं पैसे काटूंगा, अब तुमको मैं तरसाऊंगा टाइप्स। वो वाली फीलिंग होती है इन लोगों में, चाहे फैमिली वाले हो, चाहे बॉस हो और चाहे कोई भी हो। जब जैसे होता है ना कि मेरे को देख के सब लोग खड़े हो जाए, मेरा वो रुतबा है, ये वाला रुतबा रखने की कोशिश करते हैं। और अगर उस पर वो बॉस है फिर तो जीना हराम कर ही देगा लोगों का। फिर तो अंडरस्टूड ही है कि अपने से जो जूनियर लोग हैं उनको हमेशा अंडर वैल्यू करेगा, डिवैल्यू करेगा हमेशा। और ये कहेगा तुम तो रिप्लेसेबल हो, तुम्हारे को अभी खड़ा खड़ा निकाल दूंगा मैं। उस टाइप से कि तुम्हें खड़ा खड़ा निकाल दूंगा मैं, तुम हो क्या मेरे सामने। ये उस टाइप की वैल्यू करते हैं कि सामने वाले का बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ही नहीं, छोड़ते ही नहीं है। बंदा अपने ऊपर डाउट करने लग जाता है कि वाकई मैंने इसको छोड़ दिया, यहाँ से जॉब छोड़ दी मैंने, तो शायद मेरे तो घर में रोटी भी नहीं बनेगी। ये उस सिचुएशन पे लाके खड़ा कर देते हैं सामने वाले को। तो मैम अगर लेट्स सपोज अगर बॉस नार्सिसिस्ट है तो क्या करना चाहिए इमीडिएट? तो पहले तो कोशिश करें कि जॉब ही चेंज कर लें। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इन लोगों से बहस करना बेकार है, अपना रास्ता अलग कर लो। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपकी एज ज्यादा हो गई है या आपकी एजुकेशन उतनी नहीं है कि आपको लगता है दूसरी जगह जॉब मिलना मुश्किल है मेरे को, या गवर्नमेंट जॉब है, या गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के अंदर एक और चीज होती है ना, ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। और ढूंढते भी ऐसे लोगों को जिन पे ये हावी हो सकते हैं। क्योंकि अगर सपोज आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है तो उनसे ये बच के रहेंगे और बहुत स्वीट शो करेंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी होती भी चार्मिंग है। आप मैक्सिमम टाइम देखिएगा, क्योंकि तभी लोग फंसते हैं इनके जाल में। अगर ये रूड होंगे तो नहीं फंसेगा ना कोई। बहुत मुस्कुरा के बात करेंगे, लव बॉम्बिंग करेंगे, खूब गिफ्ट देंगे, आपको टाइम भी देंगे, स्टार्टिंग में आपको रियलाइज कराएंगे कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। और जब आपको लगने लगेगा कि ये मेरे को बहुत प्यार करता है या करती है और उसके बाद मैं इसके संग लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ और इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो उसके ऊपर, उस पार्टनर के ऊपर या उस बॉस के ऊपर, तब वो आपको कंट्रोल करना शुरू करता है। पहले तो फुल आपको पता ही नहीं चलता। आपका पार्टनर भी अगर है या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो आपको स्टार्टिंग से ही बहुत लव कर रहा है, बहुत गिफ्टिंग कर रहा है, तो एक रेड फ्लैग है, बहुत खुशमत हो जाओ। अभी जो यंग लोग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे ही होता है। क्योंकि देखिए आपके इमोशन धीरे धीरे बढ़ते हैं। गाने भी ना कि प्यार धीरे धीरे बढ़ता है एकदम, और एकदम तो कभी कोई प्यार बढ़ता भी नहीं है, होता भी नहीं है। एकदम प्यार आया इसका मतलब, क्योंकि ये लोग एक्सट्रीम होते हैं, प्यार भी बहुत करेंगे और नफरत भी बहुत करते हैं। इनका मिड पॉइंट होता नहीं है एक्चुअली। तो जब प्यार कर रहे हैं तो आपको इस एक्सट्रीम पे ले जाएंगे कि तुम ही सब कुछ हो, तो आपको सिर कदमों पे सिर रख देंगे अपना। और जिस टाइम इनकी नफरत आएगी वो आपको डिफेम करने में भी नहीं छोड़ेंगे। आपको 50 जगह डिफेम करना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, जो भी बेस्ट कर सकते हैं आपको धज्जे उड़ाने में इमोशंस की, वो सब कर डालेंगे। ज्योति मैम, ये तो मुझे समझ आ गया कि नार्सिसिस्ट लोग सामने वालों की मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन मुझे ये जानना है कि इनकी खुद की मेंटल हेल्थ भी तो खराब ही होगी। खुद की मेंटल हेल्थ तो देखिए ये है कि इनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो होता है और उस लो को ऊपर रखने के लिए ये कुछ भी करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल अभी स्टार्टिंग में दिया था कि बॉस से कोई गाली खा के आ रहा है तो घर में आके बीवी को मार रहा है। ये बहुत देखा है मैंने लोगों में, क्योंकि वहां कुछ बोल नहीं पाया तो यहाँ आके वो कर रहा है। तो सेल्फ एस्टीम जिसकी स्ट्रांग होती है वो वहीं पे बात निपटा के आता है तरीके से, ठीक है ना। वो आके कहीं का गुस्सा कहीं नहीं निकालेगा, जस्टिफाई नहीं करेगा कि मैं तो इसलिए करता हूँ ये। पर घर वाले तो हैं तो उनको तो फिर करना ही पड़ता है कि डील नहीं हुई, कहीं पेमेंट नहीं मिला, वो घर वालों पे चिल्ला रहा है आकर। तो इनकी सेल्फ एस्टीम वैसे बहुत लो होती है। ये डरते हैं अकेले रहने से, ये चाहते हैं पूरी फैमिली मेरे साथ रहे बट मेरे हिसाब से रहे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे कहते हैं ना, पूरा कुनबा मेरे साथ होना चाहिए पर सबको मेरे हिसाब से नाचना चाहिए।
ये अकेले रहने से बहुत डरते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले रहना इनको पसंद है, अकेले रहना पसंद नहीं है। अगर इनको कोई बोले, इनकी वाइफ बोले या इनके घर वाले बोले कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तो ये और डबल वो हो जाते हैं एग्रेसिव। तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? मतलब ना जीने देंगे ना मरने देंगे, वो स्थिति आ जाती है। जैसे रावण का था कि वो कहता था सारे जितने भी ग्रह हैं सब मेरे पैरों के नीचे हैं, जितने भी सब तुम्हारे जो भी बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, जो भी है सबको मैंने बंधक बना रखा है। वो जो माइथोलॉजी में है उसका भी तो यही था कि सब मेरे अंडर में है। तो शनि को नहीं कर पाया तो हनुमान जी ने, जो स्टोरी आपने सुनी होगी, हनुमान जी ने शनि को मिलके फिर उसकी जड़ादी खत्म कर दिया था उसे। तो ये वाली जो चीज होती है ना इन लोगों में कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये इनको खत्म करती है। इनका अहंकार बहुत ज्यादा होता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे से ही दुनिया चलती है। आई एम द गॉड, जो एक बोलता है ना अहम ब्रह्मास्मि, exactly. ये वो चीज है कि अहम ब्रह्मास्मि। वैसे हम पॉजिटिव फॉर्म में भी कहते हैं कि मेरे अंदर भगवान है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये हम अपनी पॉजिटिव सेल्फ आगे बढ़ने के लिए हम बोलते हैं ये चीज, और कहते हैं मॉर्निंग में बोलना भी चाहिए। बिल्कुल। बट अगर आप दुनिया के सामने बोलोगे मैं ही भगवान हूँ, मेरे चलाए दुनिया चल रही है, या मैं भगवान के बाद अगर मैं हूँ तो कोई है तो मैं ही हूँ, ठीक है, या तो भगवान चलाता दुनिया फिर मैं चलाता हूँ, तो वहां दिक्कत आती है। ज्योति मैम, शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं, पार्टनर्स हैं जो अपने पार्टनर को देखने के लिए जाते हैं, पहली बार मुलाकात होती है। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, जिनको लड़की की तलाश है, लड़के की तलाश है, अगर वो पहली बार मिलने जा रहे हैं तो ऐसे क्या ट्रेड्स रहेंगे उस बंदे में वो नोटिस करें, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये बंदा नार्सिसिस्ट तो नहीं या बंदी नार्सिसिस्ट तो नहीं। देखिए पहली मीटिंग में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत स्वीट होते हैं ये, मैंने आपको बोला था बहुत इम्प्रेसिव होते हैं, स्वीट होते हैं, लव बॉम्बिंग होती है, ऐसा शो करते हैं कि हम तेरे लिए सब कुछ हैं, ठीक है। अगर इस टाइप से भी कोई बहुत ज्यादा शो कर रहा है तो मान लीजिए रेड फ्लैग है ये, कि बहुत ही ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सच्चा आदमी ना आपको वो भी करेगा, आपको क्रॉस भी करेगा बात आपकी, ये चीज मुझे तो नहीं सही लग रही जो आप कह रहे हो, हर चीज में हाँ 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 कर रहा है कि उसको पता है कि बाद में तो मैं अपने तरीके से करा ही लूंगा इससे। तो ये वाली चीज का है, अगर कोई बहुत ही स्ट्रांग या आपको बार बार ये कह रहा है कि नहीं तुम तो गलत हो मैं सही हूँ, देखिए एक दो बार कोई बात आपको क्रॉस कर रहा है वहां तक तो ठीक है, पर अगर आप कुछ भी बात कर रहे हो और आपको लग रहा है ये तो मेरी बात काट ही रहा है बार बार, अगर मैंने बोला कि यूपी में वो जगह अच्छी है घूमने की सपोज, ठीक है, अरे नहीं नहीं वो बहुत अच्छी है, चलो एक बार होगी कोई बात नहीं, फिर आपने बोला दिल्ली के सराउंडिंग में ना वहां बहुत अच्छा है डे स्पेंड करने के लिए, अरे नहीं नहीं राजस्थान की साइड में ना वो बहुत अच्छा है स्पेंड करने के लिए, तो अब आपने देखा ये तो हर चीज मेरी काटे जा रहा है या काटे जा रही है, तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, अपनी चीज ऊपर रखना चाह रहा है वो आदमी। एक तो ये वाली बहुत चीज होती है, आपने ऑर्डर दे रहे हो कुछ रेस्टोरेंट में और आपको रेस्टोरेंट में वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये चीज नहीं, ये चीज मंगा लेते हैं, अब आप आउट ऑफ लव या आउट ऑफ कंसर्न आपने कह दिया ओके, पर आपने रियलाइज नहीं किया कि 3-4 बार जो भी कुछ मैंने बोला सर हर बात काटी है मेरी, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। बहुत स्वीट भी हो रहा है वो भी समझने वाली बात है, क्योंकि हर बिहेवियर बैलेंस होना चाहिए। कहते हैं बहुत स्वीट भी खतरनाक होते हैं और बहुत कड़वे भी खतरनाक होते हैं, कहते हैं ना एवरीबॉडीज फ्रेंड इज नोबडीज फ्रेंड, तो अगर कोई बंदा सबका दोस्त है ना तो मान लो किसी का दोस्त नहीं है वो, बिल्कुल, तो वहां भी एक्सट्रीम है, आप सबके दोस्त कैसे हो सकते हो, आपकी कुछ तो चॉइस होती है ना, आप राम के भी दोस्त और रावण के भी दोस्त कैसे हो सकते हो, नहीं हो सकते बिल्कुल। अगर आप राम के भी दोस्त हो रावण के भी दोस्त हो उसका मतलब किसी के भी दोस्त नहीं हो, आपका कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, आप सबको खुश करने की कोशिश करते रहते हो, और आप दो लोगों को खुश नहीं कर सकते कभी कि राम भी खुश है आपसे और रावण भी खुश है, एक तो नाराज रहेगा ही आपसे, आप एक ही साइड ही तो हो सकते हो ना। अब हनुमान जी राम के साथ थे तो रावण के साथ तो नहीं रहे ना, मैं तो रावण भी अपना है और राम भी मेरे अपने हैं, तो कैसे होगा फिर। आपने बहुत अच्छी मैम दोस्ती की भी बात करी, तो मुझे जानना चाहिए आपसे ये चीज, और बहुत सारे लोगों ने भी इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करी कि अगर आपका दोस्त ही नार्सिसिस्ट है तो आप उसको कैसे समझा सकते हैं, या फिर उसको किस तरीके से वो दोस्ती तोड़ दी जाए, वो दोस्ती खत्म कर दी जाए, क्या करना चाहिए? पहले तो समझाइएगा, बिल्कुल उसकी रियलिटी दिखाइए उसे कि देख तेरे ये जो हैबिट्स हैं ये नॉर्मल नहीं है, पर नार्सिसिस्ट को जैसे मैं आपको तारीफ बहुत पसंद होती है, पैम्परिंग बहुत पसंद है, तारीफ पसंद है, और ये सुनना बहुत पसंद है कि हाँ तुम कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, हम कोई नहीं कर सकता ग्रुप में, बस तू ही कर सकता है, तो एक बार उसको करने दो, एक उसको भी बताने दो कि चीजें इतनी इजी नहीं है जितनी इजी तो कहता रहता है हम लोगों से, तो उसको भी रियलिटी चेक पे लाने दो। फिर वो नहीं कर पाएगा तो उसमें वो आपको ही ब्लेम करेगा कि तुमने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी ना इसलिए मैं नहीं कर पाया, तुमने मुझे तुमने वो मुझे
प्रॉपर सामान नहीं दिया या तुमने प्रॉपर टाइम नहीं दिया मुझे, जो भी कुछ है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर ऑल्सो। ये हमेशा होगा ये चीज। तब आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हो। अगर दोस्त होगा पक्का तो सुन लेगा कि देख ये पॉइंट तुझे बताना चाह रहे थे हम, तू हमारा दोस्त है, तुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं हम, बट तेरे अंदर ये कमी है, तुझे ठीक करनी पड़ेगी। और वो बिल्कुल ठीक होने को तैयार नहीं है तो फिर मान लीजिए फिर आप छोड़ दें, ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी लाइफ भी हेल्प कर देगा वो। क्योंकि बाउंड्रीज तो सेट करनी पड़ेंगी। आप दोस्ती छोड़ नहीं सकते तो इतना कर सकते हो कि जैसे उसको आंसर देना, हाँ हाँ ठीक है, चल मिलते हैं, बताते हैं, उस तरीके से। ठीक है ज्योति मैम, आपने बोला कि नार्सिसिस्ट लोगों में एम्पैथी की कमी होती है, बट क्या कई बार ऐसा हुआ है कि ये फेक एम्पैथी भी दिखाते हैं? हाँ दिखा सकते हैं, का मतलब है तो। जैसे आपसे कोई काम है और बंदा आपको बहुत लाइक नहीं करता, आयुष जी एक काम करोगे ना, मेरा एक काम करोगे ना, प्लीज एक काम करोगे ना, उतना सीधा बन के ऐसे करके बात करके, क्योंकि ये एक्टिंग भी कर ले तो रुहासा हो जाएगा आपके सामने, देखो तुम नहीं करोगे ना मैं परेशान हो जाऊंगा। अब आप तो इंसान हो नॉर्मल, आप बोलोगे कर दो यार, क्या ही आफत है, इतना बेचारा रो रहा है मेरे सामने, काम होते ही तो फिर तैयार, फिर आपसे क्या कहा, तो मत करता ना, इतना क्या धौंस दिखा रहा है, उसी टाइम इतना क्या धौंस दिखा रहा है, मत करता, तुझे तब इतनी शिकायत थी मेरे से, मतलब आपको ब्लेम में डाल देगा। आप कभी कह दोगे ना कि यार देख मैंने इतना काम किया यार, ऐसा क्या बात है, तो मत करता ना, इतनी क्या धौंस दिखा रहा है मेरे को, तुझे इतना सुनाना था तो मत करता मेरा काम। तो आप ही गिल्ट में अब आपको अपने सेल्फ डाउट आ जाएगा, हाँ यार इतना मैं क्यों सुना रहा हूँ इसको, यार इसकी जरूरत थी, मैंने कर दी हेल्प इसकी। हर तरीके से वो आपको ही पकड़ेगा साइकोलॉजिकली। मैंने आपको बोला ना कि आपके मेंटल हेल्थ का तो बिल्कुल 0 सन्नाटा कर देता है वो। आपको सेल्फ डाउट होगा, आप खुद पागल जैसे लगने लगा हो जाओगे, यार मैं ही गलत हूँ क्या। सपोज जैसे वाइफ ने खाना बनाया, एक नॉर्मल सी बात होती है, अभी खाना कभी ज्यादा बन गया कभी कम बन गया, अभी दाल गाढ़ी क्यों बन गई आज, मुझसे नहीं खाई जा रही, आज पतली क्यों बन गई, इतनी पतली कोई खाता है क्या, नहीं बना खाई जा रही, रोटी इतनी छोटी छोटी क्यों बना रही हो, गिन के खिलाएगी क्या मेरे को, 15 रोटी खाई है मैंने, चलो अब थोड़ी मोटी बना दूंगी, मोटी बना दी कि क्या मैं जानवर दिखाई दे रहा हूँ क्या, मोटी मोटी रोटियां बना रही है। हर तरफ से आप ही की गलती है। तभी मैंने ऐसा बोला ना, ऐसे आदमी के साथ रहना मतलब राक्षस के साथ रहना होता है, आप रह नहीं सकते। और अगर रह पा रहे हो आप, तो फिर आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी करना पड़ेगा। उसमें फिर काउंसलिंग की बहुत हेल्प होती है कि काउंसलिंग जब होती है, क्योंकि एज अ काउंसलर वो हमसे नहीं बोल पाते, कितना भी बोल ले वो हमसे नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए एज अ काउंसलर हमारे पास वो पावर होती है कि हमको डांट सकते हैं और वो हमको आंसर बैक नहीं कर सकते, और वो आंसर बैक करेंगे तो डबल फिर हमसे डांट पड़ेगी वहीं की वहीं सेशन के टाइम पे। बहुत बार हुआ है मेरे साथ ये, और मैंने कई बार मतलब गुस्से में ये बोला उठिए यहाँ से, उठ के अभी जाइए, इस तरीके से। तो फिर वो जब दिख जाता है कि ये बंदा स्ट्रांग है, ये काउंसलर है, इसके सामने क्योंकि नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे साथ करके उसको मिलेगा क्या, हासिल तो कुछ होगा नहीं, वो उनको दबाता है जिसको वो दबा सकता है। अपना बहन हुई, अपना भाई हुआ, अपने पेरेंट्स हुए, अपनी वाइफ हुई, पड़ोसी हुआ, दोस्त हुए, जो भी उस पर जरा सा भी डिपेंडेंट है ना, उनकी तो वो रेड मार देगा, ये तो आप समझ लीजिए, अगर वो डिपेंडेंट है उनके ऊपर तो, क्योंकि उसको पता है इसको मैं कैसे भी मतलब टॉर्चर कर लूं, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकती। लड़की भी ऐसे करती है, ऐसी बात थोड़ी ना, लड़कियां जब होती हैं नार्सिसिस्ट, वो अपने हस्बैंड का, अपने घर वालों को जीना हराम कर देती है। मतलब एक किसी का आया था जिसके कि फादर नार्सिसिस्ट थे, एक केस मेरे पास आया था, मुझे याद आया, ठीक है। और वो लड़की बड़ी हुई, अब उसने हमेशा देखा अपने फादर का कि अपनी मदर को टॉर्चर करते हैं बहुत ज्यादा, उसने हमेशा देखा बचपन से। उसकी शादी हुई, बहुत अच्छा लड़का था, सब था, तो उसने जब शादी हुई तो उसको लगा कि हस्बैंड मतलब पार्टनर को टॉर्चर ही किया जाता है शादी बाद। क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था ना, कई बार नार्सिसिज्म जेनेटिक नहीं होता, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग का हो जाता है। Exactly. अब वो अपने हस्बैंड को वैसे ही टॉर्चर करती थी, उसी तरीके से सेम, गाली वाली दे के, बदतमीजियां करके, अगर उस पर खर्चा करेगी तो खूब उसको रियलाइज कराती थी कि मैं तुम पर खर्चा करती हूँ, ये है वो है। अब धीरे धीरे करते करते चीजें बिगड़ने लगी, जब बिगड़ेंगी तो फिर बिगड़ेंगी, वो तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, पेरेंट्स भी जिम्मेदार बहुत हो जाते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे परवरिश दे रहे हो। बच्चे के अंदर खाली गलती बच्चे की नहीं है, और इनिशियल स्टेज पर रोका नहीं जाता। देखिए इनको मार के, पीट के, फटकार के, अलग छोड़ के नहीं इनका इलाज हो सकता। इनका इलाज हो सकता है, इलाज इन द सेंस इनको ट्रीट किया जा सकता है या हील किया जा सकता है, इनके साथ रहकर प्यार से आप जितना भी प्यार से बात करोगे ना, ये आपकी बात पूरी मान लेंगे।
ठीक है। कि तुम कर सकते हो, अच्छा हाँ यार तुमने कर दिया बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने फ्रेंड की बात बोली थी, तो आप बोल सकते हो कि यार तू ला दे यार, हम लोग पता नहीं क्या उठा लाएंगे, बड़ा उससे जाएगा सीना तान की हाँ जी मैं लेकर आता हूँ, और लाने के बाद उसको बुरा भी नहीं लगेगा, खुश होगा, क्योंकि आपने उसको लीडरशिप दे दी। दे वांट लीडरशिप एक्चुअली। हाँ। तो लीडरशिप मिल गई, वो राजा बन के रहना चाहते हैं हमेशा कि आई एम द गिवर। पर गिवर के पास सुनाऊंगा भी मैं अच्छे से, तो सुन भी लेना। मैं आपको खिला तो दूंगा, उसके बाद तलवार भी लटका दूंगा आपके ऊपर, और आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाओगे मेरे पर। डिपेंडेंट तो देखिए आप हैं ही, अगर फैमिली मेंबर है तो एग्जैक्टली यस। अगर आप फैमिली मेंबर है तो डिपेंडेंट तो आप हैं ही। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि एवरी पर्सन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ गर्ल, बीइंग हस्बैंड, बीइंग वाइफ, कोई भी वो रिलेशन हो, इवन मदर्स ओल्ड एज में भी उनको कुछ जरूर करना चाहिए जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है अपने को टॉर्चर बर्दाश्त करने का, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो। ठीक है ज्योति मैम, आई रियली डोंट नो इस सवाल के बाद मुझे कितनी गालियां पड़ेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे पूछूं। बताइए प्लीज। सवाल ये है कि आज जो डाइवोर्स के रेट है वो बढ़ रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि आजकल की लेडीज जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, वो भी नार्सिसिस्ट बनती जा रही हैं कहीं ना कहीं? कहीं ना कहीं देखिए रेशियो कम है, मैंने पहले बोला गर्ल्स का रेशियो कम है नार्सिसिज्म का, बट है तो है ही। एक तो फेक ईगो बहुत आ गया है गर्ल्स में, मैं तो सीधा वर्ड यूज करूँ, फेक ईगो, जबरदस्ती का, क्योंकि हम कमाते हैं। भाई आप पढ़े लिखे हो, आप कमाते हो, अपने लिए कमाते हो, अच्छी बात है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं और 1 मुंह दिया है खाने के लिए, तो आप कमाओ, क्यों डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर। ये मेरा खुद के लिए भी सिद्धांत रहा है, और मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ कि आप कभी डिपेंडेंट मत हो किसी को भी फॉर योर लाइवलीहुड। बट उसमें आप सामने वाले को समझते ही नहीं हो। Exactly. अब लड़कियां तो कहीं ना कहीं यही हो गया ना कि हम इसलिए नहीं सुनते किसी की क्योंकि हम कमाते हैं। तो फिर यही तो कभी किसी जमाने में बॉयज करते थे, जेंट्स करते थे कि हम तेरी नहीं सुनेंगे क्योंकि हम तुझे खिलाते हैं, तुझे बनाते हैं, तुझे करते हैं। तो फिर क्या अंतर रह गया आपकी सोच में उनकी सोच में? अभी किसी पॉडकास्ट में मैंने कभी बोला नहीं है, पर मैं आज आपको बोल रही हूँ कि अभी हम जो बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, आप 100% देखना 20 साल बाद हम मेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे होंगे। देखिए मेन टॉर्चर हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। हमें बैलेंस क्रिएट करना है इक्वालिटी का, हमें अपर और लोअर का नहीं करना। हम अपर और लोअर का कर रहे हैं इस टाइम। हम इक्वालिटी, बात शुरू थी इक्वालिटी के साथ कि बोथ जेंडर्स आर सेम, और वो होना भी चाहिए। जेंडर्स में क्या डिफरेंस है भाई, जो लड़का करता है वो लड़की करती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और कोई भी काम जेंडर स्पेसिफाइड तो है ही नहीं। आज घर का काम भी बॉयज को भी आना चाहिए। हमेशा मैं बोलती हूँ क्यों नहीं आना चाहिए, कि कहीं किसने लिख दिया कि गर्ल्स ही करेंगी काम बैठ के, बॉयज करेंगे? बिल्कुल मिल बांट के करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कर रहा है उसको आप अंडर वैल्यू कर रहे हो। ऐसे कमाने का भी अगर है तो बॉयज और गर्ल्स दोनों कमा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें इतनी मतलब अपने को तो अपर रखने वाली क्या बात है कि हम तो कमाते हैं। आपको कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए, और कमाना चाहिए था पहले भी। पहले नहीं करा ठीक है, फॉर एनी ऑफ द रीजंस, पर अभी आप कमा रही हो तो बहुत अच्छी बात है, वी रियली अप्रिशिएट। और बॉयज का भी ये होना चाहिए, नहीं कि तुम तो आए ऑफिस से, तुम तो बैठ गए पलंग पर, चल तू चाय बना दे यार मैं थक गया, वो भी थक कर आई है साथ में। Exactly. Both should go in the kitchen and help each other if the maid is not there, domestic help is not there, और दोनों मिल बांट के कर लो। That creates harmony in the family. बट अगर आप एक किसी भी जेंडर को ऊपर ला रहे हो, अभी क्या हो रहा है ना, गर्ल्स को हमेशा ऊपर ला देते हैं, बॉयज को हमेशा नीचे ला देते हैं। Exactly. आप 100% देखना, 20 साल तो शायद मैं आपको ज्यादा ही बोल रही हूँ, 10-15 साल में आप देखना मैन एम्पावरमेंट बात होने लग जाएगी, क्योंकि वो इतना बैक हो जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ होने लग जाएगा। अभी आजकल बच्चे कह देते हैं कि अभी हमारे को अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ानी है। क्या होगा आप बताओ? जब प्रोजेनी नहीं होगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? और जो बढ़ाएंगे उनका देश हो जाएगा। बिल्कुल। और नया कॉन्सेप्ट चला है डिंक, DINK, डबल इनकम नो किड्स, कि हम सिर्फ पेट रख लेंगे, हमें आगे फैमिली बढ़ानी नहीं है। पेट क्या कर देगा ये आप बताओ? इसका मतलब यू नो कि you want somebody in your life. True. This means they are aware of this thing. पेट रखने का मतलब ये है कि they know that they need somebody in their life. आप कहोगे कि हम लोग अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं हमेशा कहती हूँ मिनिमम 2 बच्चे होने चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। या तो एक भी मत करो, नहीं तो 2 करो आप। Okay. क्योंकि मैंने देखा है सिंगल चाइल्ड कितना सफर करता है थोड़ा बड़ा होने के बाद। उसको पेट चाहिए, साइकोलॉजिकल बहुत सफर करते हैं सिंगल चाइल्ड बच्चे तो सिंगल होते हैं। क्योंकि देखिए 2 बच्चे हमेशा लविंग है, केयरिंग है, सीखते हैं घर के अंदर, बैलेंस रहता है। फिर पेरेंट्स का भी एक
डिस्ट्रैक्ट, दो जगह डिवाइड होता है अटेंशन, वरना एक ही बच्चे पर रहता है तो वही परेशान हो जाता है, उसको स्पेस नहीं मिलती बिल्कुल भी। बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन है जो हम कभी पेरेंटिंग पे करेंगे तो हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी, पर ये बहुत सोच विचार वाली बात हो गई है अब, कि हमें बहुत सीरियसली विचार करना पड़ेगा। और जो आप लोगों की जनरेशन है जो अभी है मैरिजेबल एज के, आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल इन डिसाइडिंग ऑल द थिंग्स, डिसाइडिंग अ पार्टनर एंड योर फैमिली, एंड दिस शुड बी डन बिफोर मैरिज ओनली। ये सब डिस्कशंस जो मैं हमेशा प्री मैरिज काउंसलिंग की बात करती हूँ, कि दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। मतलब मुझे लगता है इसका तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल मैंडेटरी कि भाई अगर दो लोग मिल रहे हैं साथ में, दो बच्चे मिल रहे हैं, तो पहले प्री मैरिज काउंसलिंग होगी, उसके बाद रोका होगा। एंड आई थिंक फिर डिवोर्स के भी चांसेस खत्म हो जाएंगे, 90% खत्म हो जाएंगे, 90% बता रही हूँ आपको। तो कितने जब लव मैरिज वाले आते हैं मेरे पास आफ्टर मैरिज, 8-9 महीने शादी को हुए होते हैं, 10 महीने हुए होते हैं, और दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, क्योंकि जो चीजें बाय डिफॉल्ट सोच ली थी दोनों ने, वो कुछ नहीं हो रही होती है। एंड इमेजिन ये लव मैरिजेस में हो रहा है, लव मैरिज में ज्यादा केस आ रहे हैं मेरे पास। अरेंज मैरिज में तो थोड़ा शर्मा शुर्मी भी रहती है ना, कुछ टाइम तो शायद कुछ दिन चल जाती है चीजें, 1 साल तक बाद में हाँ, उसके बाद रियलाइज होता है, तो थोड़ा प्रेम भी पड़ जाता है, थोड़ा सा शायद लोगों की थोड़ी सी समाज की भी प्रेशर रहता है, जो भी कुछ होता है, कुछ कई बार पेरेंट्स भी आंसरेबल हो जाते हैं, तो वो लोग वहां पर भी वो उसको थोड़ा सा कंपेंसेट करते हैं बातचीत से। पर लव मैरिज में तो बोथ आर वेरी इंडिपेंडेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, मेंटली भी बात करने में, या खुले भी बहुत होते हैं बात करने में, तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है मैम, सोशल मीडिया पर आजकल फेमिनिस्ट आई हैं बहुत सारी, फेक फेमिनिस्ट मैं उनको कंसीडर कर सकता हूँ, मुझे गालियां पड़ेंगी फिर से, कमेंट सेक्शन भर जाएगा गालियों से, बट वो बहुत ज्यादा नार्सिसिज्म की तरफ जा रही है। कैसे सही होगा? आप बताइए फेमिनिज्म है क्या, पहले तो आप मुझे ये बताइए। आई थिंक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कि हमारे साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ, तो अब हम उसका उल्टा करेंगे। यस, तो ये मुझे बताइए, नार्सिसिज्म ही तो है ये। एग्जैक्टली, कि तूने मुझे मारा, मैं तुझे मारूंगी क्योंकि मेरे पास पावर आ गई। आपका ये क्या, ये तो आप साइकोलॉजिकली स्टेबल हो ही नहीं ना। आपका स्टेबिलिटी वो है कि आपने मुझे मारा, पर मैं अब मार नहीं सहूंगी, और मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी। दैट इज नॉर्मल। कि आप मुझे इसलिए मार पाते थे ना क्योंकि मैं आपसे पैसे मांगती थी, या मैं आप पे डिपेंडेंट थी। अब मैं आपके पे डिपेंडेंट नहीं हूं, तो मैं आपकी कोई भी चीज एक्सप्लॉयटेशन या टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिकॉज नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। वो है वुमेन एम्पावरमेंट। एग्जैक्टली। पर फेमिनिज्म के नाम पर तो जो चल रहा है, बस कहने की बात ही नहीं है, कुछ नहीं कहने की बात है। देखिए सिंपल होता है कि भाई बॉयज को आप डाउन करके आप अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को, वो मत करो। बॉयज को अपना जो कर रहा है करने, तो आप अपने आप को अपग्रेड करो, और उसी को एम्पावरमेंट कहते हैं कि एक लेवल पे आके बोथ आर इक्वल। हम इक्वल, तो इक्वलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी। हम इक्वलिटी की कहाँ बात करते हैं? जब डिवोर्स की बात आती है तो मैं बहुत फिर वही है कि कड़वी बात है, दहेज के तो मैं खिलाफ हूँ, पर एलिमनी तो मैं लूंगी। बिल्कुल। ये क्या हुआ? एग्जैक्टली। आप दहेज के खिलाफ रहिए और रहना चाहिए, क्योंकि दोनों पेरेंट्स ने अपनी तरफ से बेस्ट किया बच्चों के लिए, पर फिर एलिमनी क्यों चाहिए? वो अपना कमा रहा है तो अपना कमाओ। एलिमनी तो मुझे चाहिए क्योंकि मैं तो अबला नारी हूँ, पर दहेज के मैं खिलाफ हूँ क्योंकि मैं तो कमाती हूँ, मैं तो सबल नारी हूँ। तो ये जो डुअल पर्सनैलिटी फेमिनिज्म के नाम पे चल रहा है ना, ये बहुत गड़बड़ है। आई थिंक इस टॉपिक को ज्यादा मत बढ़ाओ, वरना पॉडकास्ट प्रॉब्लम आ जाएगी। लोग कहेंगे ये तो एक लेडी की दुश्मन हो रही है। लेडी की बात नहीं है, देखिए सच्चाई का साथ देना जरूरी होता है। एग्जैक्टली ट्रू। आप सच का साथ नहीं दोगे तो आप काउंसलर हो नहीं सकते। और बीइंग माय प्रोफेशन, तो मुझे तो देखिए चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, जो ठीक लगेगा मैं उसी का बोलूंगी, जो ठीक नहीं हुआ आई हैव टू से वेरी क्लियरली कि यू आर रॉन्ग। ट्रू। ज्योति मैम, एक सोशल मीडिया पे एक लड़की है जो बहुत वायरल हो रही है, वो अपनी बायो में लिखती है प्राउड, RAN, आप समझ गए क्या कह रहे हैं, एंड प्राउड प्रोस्टिट्यूट मैं कह सकता हूँ उसको। वो ये कहती है कि समाज मुझे ऑलरेडी ये चीज कहता है, तो मैंने लिख ही दिया। तो समाज क्या कहता है? समाज ऑलरेडी मुझे इस नाम से बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि तो ऐसी हरकत होगी। अब वो हरकत डिसाइड कौन करे? समाज करेगा? नहीं, देखिए आप एक सोशल पर्सन हो, ठीक है, आप कुछ भी करें और कहते हैं दिस इज माय लाइफ माय रूल, नहीं चलता। ओके। आज आप बैठे हैं यहाँ पर, आज आप प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप बैठे हैं, आज आप रोड पे चले जाएं और आप कुछ भी पहन लो ना पहने, और बोले दिस इज माय लाइफ माय बॉडी, आई वांट टू शो, आई एम शोइंग, तो यू कांट डू दैट, बिकॉज आप एक सोशल इंसान हो, आप समाज में रहते हो, यू आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। यस, यू कांट डू व्हाटएवर यू वांट। अगर आप समाज में रहते हो तो आपको सामाजिक होना पड़ेगा।
जिसे हम बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। ट्रू। एनिमल तो ऐसे घूमते हैं ना बिना कपड़ों के, व्हाई डोंट वी मूव लाइक दैट, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल। वी आर सोशलाइज्ड Yes. बाय दैट वे। तो आप कि आजकल ये बहुत वर्ड चलता है माय लाइफ माय रूल, नहीं है वो चीज। हाउ कैन बी योर रूल? इट्स योर लाइफ, बट देन गो एंड स्टे इन द जंगल्स, देयर यू कैन से कि माय लाइफ माय रूल। But if you're staying at home with the people, with the community, you have to behave what community rules are. एग्जैक्टली। आज आप स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में वही ऐसे बिहेव करना पड़ता है ना जो स्कूल के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। ट्रू। तब आप ये नहीं कह सकते ना माय लाइफ माय रूल, तो स्कूल वाले रेस्ट्रिक्ट करके बाहर निकाल देंगे आपको उसी दिन। तो वही समाज के साथ है। तो अगर वो लड़की ये कह रही है तो कुछ तो उसकी हरकत ऐसी होगी, मुझे नहीं पता, बता रहे हैं तो आई एम हियरिंग अबाउट हर फर्स्ट टाइम फ्रॉम यू। तो कुछ तो ऐसी हरकत होगी जो लोगों ने उसको वो नाम दिया है और उसको जस्टिफाई कर रही है वो कि लोग तो कहते हैं तो मैं तो यही शुरू कर दिया। किसी एक नॉर्मल पर्सन को तो बंदा नहीं कह सकता ना ऐसा। बट ज्योति मैम, ट्रोल तो कहीं ना कहीं किया जाता है ना। आप ये तो मानते हैं कि हेट कमेंट्स इतनी हो गई हैं सोशल मीडिया पर कि कोई भी किसी को भी कुछ भी कह के चला जाता है। नहीं, हेट कमेंट्स हो रही तो आप वैसे बन जाओगे। एग्जैक्टली। अगर देखिए जो आदमी हेट कमेंट कर रहा है वो अपने माइंड के हिसाब से कर रहा है, वो आपके माइंड के हिसाब से नहीं कर रहा है। ये बात क्या समझ लीजिए, साइकोलॉजिकली कोई आपको गाली दे रहा है ना अगर, तो वो आपको नहीं दे रहा, वो अपनी माइंडसेट बता रहा है आपको। अगर आपको वो गलत वर्ड यूज कर रहा है आपके लिए तो वो अपने माइंडसेट बता रहा है आपको। आपको क्यों इतना डीप में उनको प्रूव करना है कि यस यू आर करेक्ट, यू आर प्रूविंग दैट बाय सेइंग कि जब लोग कह रहे हैं तो मैं तो ये कर सकती हूँ, यू आर प्रूविंग देम दैट दे आर करेक्ट। आपको कोई कुछ भी कह रहा है, आपको कोई सपोज कह रहा है तुम तो फेलियर हो और आप फेल होकर दिखा रहे हो, तो आपने तो प्रूव कर दिया ना कि यू आर करेक्ट। आपको कोई कह रहा है फेलियर हो तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, आपको कि मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और आप सक्सेस होकर दिखाओ। एग्जैक्टली। तो ये आपकी अपना मेंटल स्टेट है। आपसे कोई अगर ये कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा उसने कह दिया ना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो हु इज प्रूविंग हिमसेल्फ करेक्ट? दोज पीपल। ट्रू। तो ये तो अपनी बात को ना जस्टिफाई करने का हो गया कि मैं गलत काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे सब लोग ऐसे कहते हैं। एग्जैक्टली। ये तो कोई बात ही नहीं। ठीक है ज्योति मैम, अब रेमेडी की बात करते हैं। अगर मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मुझे क्या मेडिकेशन लेनी चाहिए, मुझे थेरेपी लेनी चाहिए, या मुझे करना क्या चाहिए? देखिए पहले तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ। वो बड़ा मुश्किल है। वो बड़ा मुश्किल है। अगर किसी नार्सिसिस्ट से आप कहते हो तो नार्सिसिस्ट है, आपका सर फोड़ देगा वो। तुम सब पागल हो, मुझे पागल कहते हो, वो ये कहेगा। तुम उसको बता दो मैं पागल क्या चीज है, आपको वो मारना पीटना शुरू कर देगा आपको कि तुमने मुझे पागल कह दिया ना, मतलब उसकी भाषा में वो पागल है नार्सिसिस्ट। क्योंकि उसको नार्सिसिस्ट का मीनिंग नहीं पता होगा और आप समझाओगे नार्सिसिस्ट क्या होता है, जिसमें एम्पैथी नहीं है, जिसमें गुस्सा बहुत है, जो अपने को ऊपर रखता है, जो हमेशा अपने को आगे रखना चाहता है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो मतलब मैं पागल हूँ, फिर वो अपने आप उस वर्ड को एक जनरेट करेगा आपके सामने। अच्छा अब मैं बताता हूँ पागल क्या चीज होती है। वो उठाकर डंडा को पीटना शुरू कर देगा कि मैं तो पागल हूँ ना। तो ये एक्सेप्ट कराना ही बहुत बड़ा टास्क है पहले कि भाई देखो यू नीड अ मेडिकेशन। मेडिकेशन तो उसकी है नहीं इसमें, क्योंकि बिहेवियर है टोटल ये। तो इसमें बिहेवियरली यू नीड अ थेरेपी, यू नीड अ काउंसलिंग। और काउंसलिंग भी ऐसा नहीं 2-4-5 सेशन में ठीक हो जाता है, क्योंकि 2-4-5 सेशन में तो उसको ये बताया जाता है कि देखो भाई सच में यू आर अ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी पर्सन एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस। तो जो आदमी अगर 25 साल 30 साल 40 साल तक एक राजा की तरह से बड़ा हो रहा हो, राजा वाले माइंडसेट से, तो उसको प्रजा वाले माइंडसेट पे लाना टाइम लगता है। एग्जैक्टली। कि तुमको औरों की भी सुननी है बात, वो वाली चीज है। पहले तो उसको एक्सेप्ट होनी चाहिए, उसके बाद थेरेपी इज मस्ट। और थेरेपी में भी वो विलिंगली आना चाहिए हमारे पास। अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो विलिंगली आना चाहिए कि हाँ भाई मैं लेना चाहता हूँ और मैं अब अपनी लाइफ को थोड़ा सॉर्टेड करना चाहता हूँ। ठीक है। मैं क्योंकि वो सोशली कट जाता है, सबसे आइसोलेटेड हो जाता है। क्योंकि जैसे वो बोलते हैं सेल्फ लव तो आपको एम्पावर करता है, बट नार्सिसिज्म आपको आइसोलेट कर देता है। अब इसमें 2 चीज होती है कि आपका जो बिहेवियर है वो लोगों से कनेक्ट होने के लिए या अटेंशन पाने के लिए है। तो क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा कनेक्शन पाने के लिए नहीं करता, हमेशा अटेंशन पाने के लिए करता है कि देखो मुझे। वो कुछ ऐसी हरकत कर देगा, आप फ्रेंड सर्कल छुड़वा देता है। इसके अंदर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर वाइफ हो आप किसी नार्सिसिस्ट की, हस्बैंड हो आप नार्सिसिस्ट लेडी के, तो सबसे पहले आपका पूरा सोशल सर्कल कटवा देगा वो। तभी तो आप उसकी बात मानते रहोगे, आप अकेले पड़ जाओगे,
जैसे अगर कोई लेडी है उसको किट्टी नहीं जाने देगा, फ्रेंड सर्कल में नहीं जाने देगा, वाइफ है तो कहेगी तुम्हारे सब दोस्त बेकार हैं, छोड़ो उसको, सबसे खुद ही लड़ लेगी जाकर। अब दोस्त की अगर आप बेइज्जती करोगे घर जाकर उसकी, उन लोगों की, तो वो आपके घर आना बंद कर देंगे। तो उसकी दोस्ती कट गई उस लड़के की सबसे, या लड़की की दोस्ती कट गई, उसकी कोई फ्रेंड्स आ रही हैं तो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं उसके सामने उनकी, या कुछ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सोशल सर्कल पूरा कट जाता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये लोग करते हैं, क्योंकि पावर कैप्चर करने के लिए क्या चाहिए, बंदा अकेला चाहिए सबसे पहले। एग्जैक्टली। अगर उसके साथ ग्रुप होगा तो वो नहीं हो पाएगा, सबसे दोस्ती कटवा देगा, जो उससे प्यार से बात कर रहा है उसी से सबसे पहले कटवाएगा उसकी। ये इसका बहुत हमदर्द है ना, इसको साइड करता हूँ पहले। तो इसमें मेडिकेशन तो देखिए ज्यादा काम नहीं करता। बीइंग अ काउंसलर आई कैन जस्ट टेल यू दैट इसमें थेरेपी काम हाँ डेफिनेटली करती है। मैंने कुछ लोगों को करा है, नार्सिसिस्ट लेडीज का और जेंट्स का। लेडी भी आई है मेरे पास नार्सिसिस्ट, ऐसा नहीं है, हाँ, पर जेंट्स ज्यादा है। और इनके संग अगर आपको स्टार्टिंग में करना है, इनके संग बहुत प्यार से बात करते हुए, पैम्परिंग करते हुए इनको हैंडल करना पड़ेगा। आप लड़के नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, शेर की सवारी करनी है तो प्यार से उसकी सवारी करनी पड़ेगी शेर की। शेर से आप लड़ाई करके तो खा जाएगा आपको। तो शेर, ये मान लो ये घर में शेर पल रहा है आपके, अगर आप प्यार से बात करोगे तो आपको काटेगा नहीं, आपको चीड़ फाड़ नहीं करेगा, वरना आपको फाड़ के रख देगा। ठीक है ज्योति जैन मैम, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन 2025। सरोजिनी नायडू अवार्ड आपको मिला है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सीरियसली ये लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसका रिकग्निशन मिल रहा है, पीपल आर लाइकिंग दैट वर्क। और जो ईमानदारी से जो मेरा रहता है अपने काम में कि आई शुड गिव माय 100%, दिस इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, तो आई फील सो ब्लेस्ड फॉर दैट। ज्योति मैम, शादी के बाद इंसान को, मैं अगर एक महिला की बात करूं, एक लेडी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद मेरी चीजें स्लो हो रही हैं या शायद मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए होंगे जब आपको लगा होगा कि रुक रही हैं चीजें, मैं क्या कर रही हूँ, अब कैसे मैनेज किया इतना सब कुछ? फिर देखिए, मैनेज तो मेरा पहला हमेशा ये रहा कि घर वॉज माई प्रायोरिटी, माई चिल्ड्रन वॉज माई ऑलवेज माई प्रायोरिटी, पर करना भी है कुछ, घर बैठना भी नहीं है खाली, क्योंकि वो मुझे शादी पहले भी बहुत पैशन था कमाने का और वो सबका। और मेरा हमेशा प्रोफाइल इतना स्ट्रांग रहा है कि जहाँ भी मैं कहीं देती थी प्रोफाइल, मेरा सिलेक्शन हो जाता था। अब मैं आपको एक छोटा सा ऐसे इंसिडेंस बता रही हूँ, अब इसको पॉडकास्ट में डाली हटा भी सकते हो, कि मैं वेस्ट बंगाल में थे हम लोग, तो मैंने वहाँ पर अप्लाई करा एक कॉन्वेंट स्कूल में, तो वहाँ से मेरा आ गया। माई चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल दैट टाइम, वन वॉज इन प्री नर्सरी एंड अदर वॉज इन नर्सरी, तो दोनों 12:30 आ जाते थे। अब वो स्कूल चलता मेरा 3:30 तक। अब बच्चे आते जैसे हक करते हैं, मैं उनको हक करती थी, पुच्ची पुच्ची करके बच्चों के साथ जैसे होता है वो सबके साथ। आप सोचिए, मेरा 4 अप्रैल को ज्वाइनिंग था और 30 मार्च को मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, बच्चे जब आएंगे मैं तो मिलूंगी नहीं लोगों को कभी भी, क्योंकि 3:30 बजे आया करूंगी, ये बच्चे बड़ा इमोशनली मिस करेंगे मेरे को। एंड आई सेंट अ एप्लीकेशन, ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस आई नॉट एबल टू ज्वाइन, और मैंने छोड़ दिया था। एंड आई वाज हैप्पी, आई एम स्टिल हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने बच्चे बड़े हुए हैं, ईच एंड एवरी एक्टिविटी आई हैव सीन। तो कई बार मैं गर्ल्स को यही कहती हूँ कि आप बहुत कुछ कमा सकते हो। एंड सीरियसली मैंने इतना अच्छा अर्न किया है कि कोई मेल भी नहीं करता घर का। मैं आपको मतलब ऑनेस्टली बता रही हूँ कि अगर 4 मेल को आप रख लो, उससे ज्यादा मैंने अर्न करा है, मतलब फ्रॉम माई होम इटसेल्फ। तो मुझे ये भी लगता है कि पैशन है और काम में ईमानदारी है ना आपके, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और कमाने से ज्यादा आपका एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि मैं अपना घर भी देख पा रही हूँ, मैंने मेड रख ली, मेड मेरे सामने काम कर रही है, वो सब है। तो आई थिंक इट रियली हेल्प्स। और व्हेन आई सी माय चिल्ड्रन टुडे विद गुड संस्कार एंड गुड इमोशंस विद मी, तो आई फील कि यार सब सही वसूल हो गया, सब कुछ वसूल है और सही डिसीजन था वो। मैं तो लोगों को भी कहती थी, यार क्यों जा रहे हो बाहर काम करने, अपने घर में मालिक बन के काम करो। बिल्कुल, मतलब मैं तो आज भी मुझे लगता है कि क्यों किसी के घर नौकरी करने जाना है, अपने घर में काम करो ना बादशाह बन के। बहुत कुछ अच्छा, जब हम लोग करते थे तब तो इतना कुछ था भी नहीं ऑनलाइन वगैरह। Exactly. अब तो ऑनलाइन इतना कुछ है, आपको जाना ही नहीं है बाहर, घर से बहुत कुछ कर सकते हो, पर आपका पैशन होना चाहिए वो वाला। Exactly. बस एज अ रिलेशनशिप कोच, अगर आप रिकमेंड करना चाहें कुछ उन लेडीज को जो वर्किंग वुमेन है, तो क्या उन्हें ऐसे टिप्स चाहिए, ऐसे क्या टिप्स आप उन्हें देंगी जो उनके लिए बेस्ट रहे? देख, वर्किंग वुमेन तो है ही बहुत बढ़िया चीज, पर उनके ऊपर भी डबल प्रेशर रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि घर भी संभालना ही पड़ता है बीइंग अ लेडी।
और बाहर भी करती हैं तो डबल प्रेशर तो फील करती हैं। और मुझे फिर वही पर्सनली ये लगता है कि अगर आप घर से कुछ कर सकते हो तो घर से करिएगा। उसमें एटलीस्ट आपके बच्चों को बहुत फायदा होगा। आपकी जो वैल्यूज है, जो उन लेडीज की मदर्स ने दी है उनको वैल्यूज, वो वैल्यूज आप ट्रांसफर कर पाओगे अपने बच्चों के ऊपर। ज्योति मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि लड़कियों को नार्सिसिस्ट लड़के पसंद क्यों आता है? नार्सिसिस्ट लड़कियों को नहीं, सॉरी, लड़कियों को नार्सिसिस्ट लड़के को पसंद आते हैं। देखिए, उसका सबसे बड़ी बात है लव बॉम्बिंग। सबसे बड़ी बात है स्टार्टिंग में दे गिव यू सो मच लव एंड गिफ्ट्स एंड इम्पोर्टेंस। तो लड़कियां उसमें इतनी मेस्मराइज हो जाती हैं, वो समझ ही नहीं पाती कि ये एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है। और जब तक उनको समझ में आता है तब तक वो फुल कंट्रोल में आ चुकी होती है। और वो जब कंट्रोल में आ गई तो जैसे मर्जी वो करा लेते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए उनको पसंद आते हैं। क्योंकि लड़कियां इमोशनली तो ये होती हैं सीधी, वो जल्दी से इमोशंस में आ जाती हैं। इसलिए लड़कियों को हमेशा बोलते हैं कि जब आपको कोई ज्यादा प्रेम पूर्वक भी बात कर रहा है ना, तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर रखो दिमाग में। इसलिए लड़कियों के संग मुझे बहुत एम्पैथी है इस चीज को लेकर कि बेचारी फंस जाती हैं कई बारी। देखिए, जहाँ गलत लगता है, मैं लड़कियों के लिए आपके लिए यही बोला कुछ चीजों में दे हैव टू वर्क। पर कुछ चीजों मुझे लगता है कि ये लड़कियां इतनी जल्दी बॉडी स्टाउट बॉडी देखकर कई बारी 2 बार प्यार से बात कर ली, कई बार उनकी बात को इम्पोर्टेंस दे दी स्टार्टिंग में। अब कई बार क्या होता है, घर में लड़कियों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। कई बार फादर बहुत स्ट्रिक्ट है या मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो जब बाहर वो इम्पोर्टेंस मिलती है तो वो उसको कहती है ये मेरे को मिल गया, अपना कोई तो है जो मुझे सुन रहा है, बस उसको वही चाहिए था नार्सिसिस्ट को। और फिर वो गैसलाइटिंग करता है, फिर वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो देखो बेवकूफ भरी बातें कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। और उसको लगने लग जाता है कि हाँ, मेरे पापा भी तो ये कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, तो ये क्या गलत कह रहा है। तो घर से पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग कैसे चल रही है, अगेन आई एम सेइंग बीइंग अ पेरेंट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। सबसे बड़ा जॉब है बीइंग अ पेरेंट। ठीक है ज्योति मैम, आजकल सोशल मीडिया पे कुछ रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा है। कैसे पहचाने कि सामने वाला रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग है? देखिए, अगर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है लड़की के कि अब मुझे तो अभी के अभी चाहिए ये चीज, वो चाहिए, तूने मुझे फोन नहीं उठाया, तूने मेरा ये नहीं करा, कभी कभी ठीक है, ओके, एक पैम्परिंग चाहिए होती है, पर हर वक्त यू कांट बी अवेलेबल। शी शुड बी सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि हम कोई 12-14 साल के बच्चे नहीं हैं, वी आर ग्रोन अप नाउ एंड बोथ आर वर्किंग। ऑब्वियसली अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो भी वर्किंग ही होगी। तो हर टाइम फोन उठाना या मैसेज करना या रात भर बातें करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो मतलब नहीं है फिर आपके लिए। लड़के की बात करें तो सेम कि लड़का, भाई मैंने तुझे फोन मिलाया, तूने उठाया नहीं, अरे हो सकता है हाँ, तू किसके साथ थी। देखिए, ये तो ट्रस्ट फैक्टर ब्रेक हो गया, किसके साथ थी। अगर ये ट्रस्ट नहीं है तो वहीं के वहीं ब्रेक कर लो अपना रिलेशन। ट्रस्ट तो ये होना चाहिए कि आप किसी लड़के के साथ भी देखो ना उस लड़की को, या उस लड़के अपने बॉयफ्रेंड को किसी लड़की के साथ भी देखो, तो आप सोचो होगी कोई फ्रेंड, या ठीक है ना, ये उसकी लाइफ है। इतना मैच्योर होना चाहिए कि आई एम हिज गर्लफ्रेंड तो आई एम हिज गर्लफ्रेंड। ये कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई कलीग हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, कजिन हो सकती है। तो इतना आपको चाहे हस्बैंड बन गया वो या बॉयफ्रेंड हो, इतना तो आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए। ज्योति मैम, ऐसा क्या हुआ इस समाज में कि रिश्तों में विश्वास ही नहीं हो पा रहा है, सब टूटते जा रहे हैं? इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हम फेक लाइफ जीने लगे ना। आप ये बताइए, आप या हम, हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन में एक है फर्क। कितनी आप रियल लाइफ जीते हो? अगर आप बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे मैं आंसर पूछूं, आप कितनी रियल लाइफ जीते हो? एज अ आयुष नहीं, एज दिस जनरेशन में बात कर रही हूँ। एज अ आयुष तो हो सकता है आप बहुत रियल लाइफ जीते हो, बट एज अ दिस जनरेशन बहुत नहीं जी पाते। क्योंकि आप, अगर लगता है मैं रियल रहूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, जज करेंगे। तो उनके साथ घुलने मिलने के लिए आप भी घुलते, उसी टाइप की एक्टिंग करते हो, चाहे वो आपका पर्सोना नहीं है वैसा वाला। जैसे बोलते हैं ना कि आपको अगर संतरा हो आप और आपको गार्लिक लहसुन के बीच में घुसना है, तो आप उसमें घुसने की कोशिश करते हो। आपको क्यों घुसना है? आप लोगों के साथ चेंज होने की कोशिश क्यों करते हो? आपको अकेला भी नहीं रह सकता, अकेले मत रहो, पर जबरदस्ती चेंज भी मत हो। मिलो, साथ मिलो, ओके ओके करो, बाय बाय करो, ओके। आप अपनी आइडेंटिटी खत्म करने लगे हैं लोग, इसलिए ये सुसाइड और फेक और ये सब शुरू हो गया है। सुसाइड भी तो इसलिए होते हैं
क्योंकि आइडेंटिटी वो थी नहीं, नेचर वो हम्म था नहीं, आप वैसे करने लगे, गलत लोगों में फंस गए, गलत चीजों में चले गए, फिर आपसे हम्म टॉलरेट नहीं हो रहा, फिर आप अपनी हम्म लाइफ एंड कर लेते हैं। अगर जो हम्म चीज आप नहीं करना चाहते, आउटराइट मना करो, मैं नहीं करता, मेरे को नहीं चाहिए ये सब चीजें। आपको क्यों कूल बनना है? ये जो कूल वर्ड आ गया ना, कि हम बहुत कूल है, क्यों बनना है कूल आपको? अगर आप पब में जाके कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बोलो मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं एग्जैक्टली कंफर्टेबल, यस ट्रू आई एम नॉट कंफर्टेबल देयर। हम्म तो एक सिंपल सी बात होती है, हम लोग रियलिटी से बाहर बाहर आ गए। हम्म अब अपनी फैमिली में देखिए, आपके पापा, चाचा, ताऊ जी, बुआ, जो भी है होंगे, हम्म वो रियल लाइफ से बहुत पास रहे होंगे, अपनी रियल लाइफ के, अपनी रियलिटी से। अगर एक चाचा सपोज गलत हरकतों में है, तो पापा जबरदस्ती नहीं करेंगे कि भाई मैं तो तेरे संग करना है मुझे, तो इसलिए मैं तेरे साथ रहना है तो मैं करूंगा। वो कहे तो तेरी मर्जी, तू करता है, मैं तो नहीं करता। वो अब नहीं है एक्चुअली। हमको सबके साथ जीना है और सबके साथ मरना है, और सब एक साथ हो नहीं सकते। तो वही राम का दोस्त भी बनना है, रावण का दोस्त भी बनना है, वो पॉसिबल है। तो वो पॉसिबल तो है नहीं ना। आपको तो एक साइड चुननी ही पड़ेगी, राम की या रावण की। और आजकल आपको तो, अगर हमारे जानने में 400 लोग हैं ना, हमें 400 के गुड बुक्स में रहना है, तो उसमें आप अपनी आइडेंटिटी खोते चले जाते हो। ज्योति मैम, एक रैपिड फायर करें? श्योर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करूंगा, थोड़े Sure. पर्सनल भी हो सकते हैं, तो हाँ। प्लीज माफी चाहूंगा उसके लिए एडवांस कोई में। बात नहीं। सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं, आई डोंट टेक एनीथिंग इन द Okay. मॉर्निंग। या ठीक है, वेरी नाइस। आपका हीलिंग मंत्र एक शब्द में? थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ठीक है। लोगों को सबसे पहले क्या देना चाहिए, लव या रेस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। प्यार तो बाद में आ जाएगा। रिस्पेक्ट दोगे तो प्यार बन जाएगा अपने आप। एग्जैक्टली। प्यार दे रहे हो आप और डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो दैट कैन नॉट वर्क। एग्जैक्टली। ठीक है। किसी भी रिश्ते की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ट्रस्ट या कम्युनिकेशन? ट्रस्ट। ट्रस्ट होगा तभी कम्युनिकेट करोगे आप, तो तभी आप शेयर कर पाओगे। तभी शेयर कर पाओगे, तो ट्रस्ट। एग्जैक्टली। एक क्वालिटी जो हर इंसान में होनी चाहिए, पेशेंस या काइंडनेस? काइंडनेस। वैसे तो पेशेंस भी, पर काइंडनेस होगी तभी देखिए आपको पेशेंस आ गया आपकी बात समझने की, सुनेगा वो। सुनने की। तो काइंडनेस इज मोर। ठीक है। अगर दुनिया में एक हैबिट बदल सकती तो कौन सी हैबिट आप अपनी बदल पाते? अपनी हैबिट हाँ। किसी बात को दिल से लगाने की। वो कभी कभी लग जाती है, कभी कभी लग जाती है। तो अगर मैं ऐसा बना पाती अपने आप को कि भाई बिल्कुल ही बाउंस बैक हो जाए सब मेरे सामने से, तो आई वुड हैव डन दैट। हाँ, मैं अपने को हील कर लेती हूँ थोड़ी देर बाद, विद इन कुछ मोमेंट्स, पर एक बार की तो लग जाती है। बिल्कुल। तो मैं वो बिल्कुल बदल देती। ज्योति मैम, मेरा सवाल ये है, आई डोंट नो आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को कितना मानते हो, लेकिन क्या आपके पास जो पेशेंट्स परेशान हैं, जो लोग आते हैं परेशान होके, वो ऐसे कुछ नंबर से भी लिंक रहता है? कई बार देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट, वो मैं नहीं करती हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी तो मैं करती हूँ, ठीक है। आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट आल्सो। बट सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें नंबर्स से ज्यादा आपका सराउंडिंग मैटर करता है। आपका नंबर कितना भी स्ट्रांग हो, सराउंडिंग अगर वीक है ना आपका, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं नंबर 1 वाले जो है हमेशा राजा होते हैं, हमेशा वो अपग्रेड रहते हैं, पर आपको सराउंडिंग का किसी नार्सिसिस्ट के साथ पड़ गया नंबर 1 वाले का, तो वो नंबर 1 वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको दबा खत्म कर देगा उसे वो। तो सराउंडिंग मैटर्स। आपका गो टू स्ट्रेस रिलीफ, डीप ब्रीथिंग या म्यूजिक? समटाइम्स बोथ, पर ज्यादा म्यूजिक। ठीक है। कौन सा गाना सुनते हैं आप आजकल? अरे यार, ये बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। मैं गाना गवा भी सकता हूँ आपसे। नहीं, वो सब मत करना। देखिए, मुझे ज्यादा कृष्ण जी के भजन पसंद है, ठीक है, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। और एक भजन है बहुत अच्छा सा, मैं गा के नहीं बताऊंगी आपको, वर्ड्स बताऊंगी बस। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। ये भजन मुझे बहुत पसंद है। और व्हेन आई फील रियली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आई थैंकफुल टू गॉड, वाला मेरा बहुत है, क्या है, ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। तो जब मुझे ऐसा फील होता है कि समथिंग गुड इज हैपनिंग इन माय लाइफ, तो मैं लगा लेती हूँ अपना यूट्यूब पर, एंड आई कीप ऑन लिसनिंग दैट। थैंकफुलनेस होनी चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए। ठीक है। हीलिंग में क्या ज्यादा जरूरी, टाइम या एफर्ट्स? टाइम। हीलिंग टेक्स टाइम। आपने एफर्ट डाला, 2 बार आप गए किसी काउंसलर के पास या कहीं, और आप तो मेरे को बहुत टाइम लगता है, मेरा एफर्ट्स तो देखिए लगेंगे अगर आपको जाना है तो, पर टाइम, यू शुड हैव टाइम फॉर दैट। ठीक है। टॉक्सिसिटी का पहला संकेत, साइलेंस या ओवर रिएक्शन? ओवर रिएक्शन फ्रॉम वन साइड। देखिए, अगर टॉक्सिक आप हैं तो आप ओवर रिएक्ट करेंगे, और दूसरा जो पार्ट है वो साइलेंस। ठीक है। अगर सामने वाला पार्टनर टॉक्सिक है तो क्या करें? कीपिंग डिस्टेंस। ठीक है।
दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, और एक टू द पॉइंट बात करें, हम्म ज्यादा अपनी बात शेयर ना करें, हम्म ज्यादा उसकी सुने ना। एक लाइन जो हर कपल को रोज बोलनी चाहिए। यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट, मोटिवेट करते रहना यस, चाहिए। ठीक है, आप किसे चुनेंगे, ऑनेस्ट ट्रूथ या स्वीट लाइफ? ऑनेस्ट ट्रूथ ऑब्वियसली। ठीक है। बेस्ट थेरेपी, टॉकिंग या राइटिंग? टॉकिंग या राइटिंग, लिखना या अच्छा, ओके, शेयर करना? टॉकिंग। ओके। क्योंकि राइटिंग के लिए भी आप टॉक तो करते ही हो ना, बोल बोल के लिखते हो। तो जब आप बोलते हो तो आपके इमोशंस सप्रेस हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी वाले, जो आपके अंदर इमोशन गुस्से वाले हैं। ठीक है। जब कभी आपको गुस्सा भी आता है ना, तो आप घर आके बोलते हो उसने ऐसा बोला, फिर उसने ऐसा बोला, फिर उसने ऐसा बोला, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं वहां तो कुछ नहीं बोला, पर अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें घर आकर। ठीक है। तो वो टॉकिंग सबसे बड़ी हीलिंग होती है। ठीक है। ठीक है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, बीइंग राइट या बीइंग काइंड? बीइंग काइंड। ठीक कई है। बार कुछ चीजें सॉल्व करने के लिए आपको राइट रॉन्ग से हटना पड़ता है। हीलिंग की जर्नी आपकी कैसी रही, ब्यूटीफुल रही या टफ बट वर्थ इट, मतलब मुश्किल थी लेकिन मजा आया? हाँ, नहीं, ब्यूटीफुल एंड वर्थ, टफ तो नहीं, टफ नहीं। ब्यूटीफुल एंड वर्थ। ओके, ठीक है। आपका फेवरेट हॉबी टू रिलैक्स, क्या करते हैं आप? आई रीड। ओह नाइस। और आपको वैसे सुन के हंसी आएगा, आई डू मैथ्स सम्स। मैथ्स? मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है। हाँ। और आपने एक बुक सुनी होगी आर.डी. शर्मा। हाँ जी, आर.डी. शर्मा। मेरे को जब भी कभी अब तो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अब मैं कुछ और भी बहुत कुछ करने लगी हूँ। पहले जब भी मेरा हेडेक होता था या मुझे ऐसे स्ट्रेस फील होता था, मैं आर.डी. शर्मा निकालती थी 9th-10th की कोई सी भी, और उसमें से जो 3rd लेवल के सम्स होते थे उसको सॉल्व करती थी 5-7 एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। Oh तो my आई God. यूज्ड टू लव मैथ्स। मैथ्स तो आप मान लीजिए जैसे मेरी प्लेटलेट्स में ही है, आप ये मान Oh my सकते God. And हैं। imagine लोग कहते हैं कि लड़कियों को मैथ से दिक्कत अरे आई होती है। तो लव मैथ्स लाइक एनीथिंग, मतलब मैं तो अभी आपने देखा मेरी शक्ल ही बदल गई मैथ्स का हाँ, नाम सुन के। आई exactly. लव मैथ्स लाइक एनीथिंग। अगर कहना हो लव इज डैश, कुछ एक वर्ड में अगर बोलना हो, व्हाट इज लव? लव अपलिफ्ट्स यू। Okay. लोग कहते हैं फॉल इन लव, मैं कहती हूँ नहीं, ये सेंटेंस ही गलत है। अपलिफ्ट इन लव Uplift and love. Very good. टू योर पार्टनर। इफ यू रियली लव समबडी, अपलिफ्ट दैट पर्सन। ना उसको डाउन करो, ना खुद डाउन हो। ठीक है। ज्योति मैम, बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज इंडिया में आई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या हम कह सकते हैं जो भी कहानियां रही, मैं मेरठ वाले केस की भी बात कर रहा हूँ, मैं बुरारी वाले केस की भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे केसेस की बात कर रहा हूँ, क्या उनमें वो नार्सिसिस्ट वाला ट्रेट देखा गया? हाँ, बिल्कुल देखा गया। और वो फिर वही है कि अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम थी। अगर आप मेरठ वाला केस देखो, मैंने बहुत डीपली जाकर स्टडी किया था उसे साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपब्रिंगिंग में ही प्रॉब्लम थी ना, वो उसकी स्टेप मदर थी, वो सब था, बहुत सारी चीजें थी। तो उस टॉपिक्स पे अगर हम जाएंगे तो हमारा तो ये पॉडकास्ट 3 घंटे का चल जाएगा। सीरियसली बता रही हूँ आपको, अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रोल क्या, पूरा ही रोल प्ले करती है। अगर आज आप एज ए डिसेंट जेंटलमैन है तो क्रेडिट गोज टू योर मदर। आई यू सीरियसली मैं बोल रही हूँ आपको, दिस क्रेडिट गोज टू योर मदर, कि उन्होंने ऐसा आपको संस्कार दिए, ऐसे आपको बड़ा किया कि यू हैव कम आउट टू सच अ गुड जेंटलमैन। अभी आप रूड होते, राउड होते, आपको बचपन में कंट्रोल नहीं किया, मतलब आपको बचपन में कंट्रोल नहीं किया गया। या तो मदर बहुत सीधी थी या दबी हुई थी, तो समझ ही नहीं पाई क्या हो रहा है घर में। तो अपब्रिंगिंग अगर आपकी ठीक है ना, तो आपके बच्चे 99.9% सही निकलेंगे। और ऑलवेज मदर की साइड लेना भी गलत है, और हमेशा वाइफ की साइड भी लेना भी गलत है। जो आजकल लोग कहते हैं ममाज बॉय, भाई ममाज बॉय क्यों नहीं होगा वो, आप भी पापा की परी हैं। बिल्कुल ट्रू। तो जब आप पापा की परी हैं तो वो ममाज बॉय क्यों नहीं होगा? ठीक है, वो भी मम्मी का ध्यान रखेगा, बट मम्मी इज द ओनली होल सोल फॉर मी। आप सेकेंडरी हो, वो गलत है। वो गलत है, इस तरीके से कहना गलत कि वाइफ सेकेंडरी है, पहले माँ है मेरे लिए सब कुछ, वहां गलत होता है। माँ और वाइफ बराबर है मेरे लिए, इक्वली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर थोड़ा सा ना, मैं हमेशा बार बार आपसे कह रही हूँ, प्री मैरिज काउंसलिंग मस्ट है। क्योंकि मैंने अपने यहाँ देखा है, जो प्री मैरिज काउंसलिंग हुई है उसमें सब चीजें निकल के आती हैं, और फिर जब उन पे बात की जाती है तो सॉर्ट आउट भी हो जाती है। एंड एग्जैक्टली मैम, सोचो कितना बड़ा क्राइसिस सॉल्व हो जाएगा अगर प्री मैरिज काउंसलिंग हम लोग लेने लगे। तो पोस्ट मैरिज काउंसलिंग मेरे पास नहीं होंगी इतनी ज्यादा, जितनी है। अगर मेरे पास 10 स्टेम है सपोज पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, मैं बोलती हूँ आपको मैक्सिमम 3 रह जाएंगी, 3 से 4, 6 चीजें सॉल्व हो जाएंगी पहले से ही। क्योंकि मैम अगर लेट्स सपोज लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, हमें पता लग जाएगा इंसान का कि इंसान कैसा है और इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है मेरे से। एग्जैक्टली ये पता चलेगा सबसे पहले। तो
हो सकता है लड़की की एक्सपेक्टेशन हो कि मुझे तो तेरे पेरेंट्स के साथ रहना ही नहीं है, वो पहले से सोची है कि मैं जाऊंगी फिर झगड़ा वगड़ा करके या जो भी बात करके मुझे तो अलग रहना है। सब उसका वो लाइफ स्टाइल है, उसको नहीं चाहिए, उसको कोई लड़ाई नहीं है आपसे, आपके पेरेंट्स से, पर उसको नहीं रहना साथ। मदर की एक्सपेक्टेशन है कि मुझे तो साथ ही रहना है अपने ओल्ड एज में बच्चे के साथ। तो अगर ये बात है तो फिर मिड पॉइंट कोई तो निकालेंगे ना कि एक ही सोसाइटी में घर ले लो या ऐसा कर लो कि आपकी भी होती रहे और आपका भी ध्यान रखा जाए। तो उस तरीके से मिड पॉइंट निकाला जाता है फिर, जब आपका बाय डिफॉल्ट आज की जनरेशन के साथ हम नहीं सोच सकते। एग्जैक्टली। पहले जनरेशन में तो बाय डिफॉल्ट होता था कि बहू आएगी, घर संभालेगी, किचन संभाल लेगी। अभी ऐसा नहीं है, अभी थिंग्स हैव रियली चेंज 360 डिग्रीज। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और मैं बार बार ये कह रही हूँ, अगर आपको शादी अपनी सही रखनी है, गो फॉर प्री मैरिज काउंसलिंग विदाउट एनी डाउट। एग्जैक्टली। एंड मैम आजकल लोग कहते हैं कि ये टेस्ट करा लेंगे, ये टेस्ट करा लेंगे, लेकिन असली टेस्ट तो ये है। पर टेस्ट भी जरूरी है, मेडिकल भी जरूरी है। बिल्कुल। एक्चुअली मेडिकली भी फिर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। एग्जैक्टली। वो भी जरूरी है। आपका देखिए, मैं कह रही हूँ जन्म पत्र या मिलवाओ मत मिलवाओ, मेडिकल टेस्ट और प्री मैरिज काउंसलिंग आप करा लो, आपकी आधी जीवन सॉर्टेड है। कि लड़के कोई डिजीज तो नहीं है, लड़की तो किसी क्रोनिक डिजीज से नहीं गुजर रही है, या लड़के को कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि बाद में मुश्किल हो जाए। यस, क्योंकि शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों परिवारों के लिए कि कैसे निकलेंगे उस। देखिए बहुत सारे डिजीज हैं आजकल, आपको तो है बहुत कैजुअल सेक्स हो गया है। मैं बहुत ओपनली वर्ड बोल रही हूँ आपको नहीं पता आप किस डिजीज अफेक्ट हो चुके हो। That's true. और वो जो नया पार्टनर आया उसको तो पता भी नहीं है, और साथ में वो भी अफेक्ट हो गया आपके बिना किसी मतलब के। तो आई थिंक ये तो बहुत जरूरी हो गया है कि मेडिकल चेकअप जरूर होना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है। और क्योंकि पहले ऐसा था ही नहीं, कल्चर नहीं था पहले बस शादी हुई एंड विद वन पार्टनर, कन्फाइंड टू वन पार्टनर रहता था। अभी चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। ठीक है ज्योति मैम, हमने लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट किया था उस पे कुछ क्वेश्चंस आए थे। I'll ask 2 questions, उनमें से जो पूछा गया है। Sure. एक ने पूछा है कि छोड़ने पर हमेशा क्या सब कुछ आसान हो जाता है? पार्टनर को छोड़ने पर नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत टफ हो जाता है। बस ये मान लो आप उस अब्यूज से बच जाते हो जो जिस अब्यूज की वजह से छोड़ा है आपने। अदरवाइज छोड़ना, देखिए एक सिंगल मदर या सिंगल फादर को आसान नहीं होता। अगर वाइफ बहुत ज्यादा ही टॉक्सिक है तो हस्बैंड को बस वो वाला पार्ट थोड़ा इजी हो जाएगा कि अब वो टॉक्सिसिटी घर में नहीं है। या वाइफ, अगर हस्बैंड बहुत टॉक्सिक है तो वाइफ को आसान हो जाएगा, बाकी लाइफ तो आसान नहीं होगी। और हमारे इंडियन कल्चर में अकेले रहना ना मेंटली आसान है। लोग रेंट पे घर नहीं देते हैं सिंगल मदर को। तो आप सोचो लाइफ आसान कैसे होगी। अगर कोई सिंगल मदर बोल रही है, सिंगल लेडी की मैं अकेली हूँ और मुझे घर चाहिए रेंट पर भी, तो वो मना कर देते हैं लैंडलॉर्ड्स कि नहीं हम फैमिली को देते हैं। ठीक है, अगला सवाल मैम ये था कि क्या गैसलाइटिंग सिर्फ वही करता है जिसके साथ अब्यूज हुआ हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। गैस लाइटिंग का तो एक नेचर होता है कि मैं टॉप पर हूँ, मैं किसी को अपने आगे कुछ समझता नहीं हूँ। और गैस लाइटिंग में वो ये भी नहीं शो करता कि मैं तुमको कुछ समझता नहीं हूँ, वो आपकी बात काटता रहता है। कैसे बेवकूफ भरी बातें कर रही है, या बेवकूफ भरी बातें कर रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है तुम गलत कह रही हो। वो हमेशा तो आपको 4 बार 6 बार सुनते सुनते लगने लगेगा कि हाँ मैं हमेशा जो बोलती हूँ गलत ही बोलती हूँ, तो वो आपका कॉन्फिडेंस फिर लो होने लग जाता है। ये है। ज्योति मैम, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, लोग बहुत से होंगे जो आपसे जानना चाहेंगे कि मुझे इस चीज के बारे में बता दीजिए, इस चीज के बारे में बता दीजिए। अगर उनको आपसे कोऑर्डिनेट करना तो कैसे कर पाएंगे? देखिए मेरा गूगल पर भी पेज है एक, काउंसलिंग बाय ज्योति जैन, इंदिरापुरम गाजियाबाद। ठीक है, उस पर आप क्वेरी डाल सकते हैं, या मेरा फोन नंबर फ्लैश होता रहेगा अभी पॉडकास्ट पर, तब उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं। वैसे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, तो उसकी लिंक बायो में डल जाएगी, तो उस पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्योति जैन मैम। एंड कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को हमारी? नहीं, बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें। और जो भी नार्सिसिस्ट के जो भी हमने बात की है, आई होप एंड विश की वो आपको हेल्प करेगी डील करने में लोगों के साथ में, और अपने को सेव करने के लिए। एग्जैक्टली। तो कुछ भी हो आप बताइएगा, और जो पार्ट आपको अच्छा लगे पॉडकास्ट का जरूर से शेयर करिएगा उसमें कमेंट बॉक्स में। तो इट विल रियली मोटिवेट मी आल्सो टू ब्रिंग मोर थिंग्स फॉर यू, और करिएगा तो थैंक यू सो मच। और मैम हमेशा सारे कमेंट्स देखती हैं कि किसने क्या कमेंट किया है। आपके जो क्वेरीज रहती हैं, जो सवाल रहते हैं, वो भी प्लीज पूछेगा। थैंक यू सो मच ज्योति मैम। एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सरोजिनी नायडू अवार्ड मिला। एंड आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट दिया है कि मजा आ गया। हमारी ऑडियंस को भी आज बहुत मजा आने वाला है। माय प्लेजर टू ऑलवेज। एंड अगर आप भी हैं जिनका रिश्ता देखा जा रहा है, रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो आई विल पर्सनली रिकमेंड यू। मैम से बात करने के बाद तो मुझे शायद क्लैरिटी अब जिंदगी में मिल गई है
कि प्री मैरिटल या प्री मैरिज काउंसलिंग आप जरूर कराएं। बहुत सारी चीजें होती हैं, हम नहीं समझ पाते कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, हमारे पार्टनर में कैसे ट्रेड्स हैं, हम समझ नहीं पाते, हम कहते हैं कि किसी बड़े को ले जा, लेकिन कई बार बड़ा भी नहीं समझ पाता है। तो इट्स मच बेटर कि आप एक बार प्री मैरिज काउंसलिंग लें, उसके थ्रू शायद अगर भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि ऐसे चांसेस हैं कि डाइवोर्स या सेपरेशन के चांसेस हैं, तो वो आप काफी हद तक बचा सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत हद तक। तो मैं तो पर्सनली सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप देखने जा रहे हैं, अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने पार्टनर को, तो प्लीज एक बार काउंसलिंग जरूर करें। और ऑलरेडी भी अगर उस पार्टनर में से फंस गए हैं आप, हाँ, ऑलरेडी भी फंस चुके हैं, Exactly. देखिए जो लोग फंस गए वो कहेंगे अब हम क्या करें, हाँ, तो एक बार आप जरूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि बिल्कुल। हर चीज का सॉल्यूशन तो है। एग्जैक्टली, हर ताले की चाबी जरूर होती है कि कोई ताला जल्दी खुल जाता है, कोई थोड़ा देर से खुलता है, और यहाँ पर बिहेवियर से कंसर्न चीज है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा टाइम देंगे, अपनी एनर्जी देंगे, तो उस एफर्ट से आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। एंड ज्योति मैम, वी रियली नीड यू। इस देश को बहुत जरूरत है आप जैसे काउंसलर्स की, जो हमें कॉन्स्टेंटली बताते रहें कि क्या दिक्कत आ रही है। और ऐसा नहीं कि हमारे में गलती नहीं होगी, हमारे में भी गलतियां होंगी। हाँ, तो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि वी ऑल आर नार्सिसिस्ट, एग्जैक्टली, बट वी आर बैलेंस्ड नार्सिसिस्ट। थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट पे आने के लिए, हमारी ऑडियंस को इतना सब कुछ बताने के लिए। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। सबसे ज़्यादा नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी जिसके बारे में आप सभी पूछना चाह रहे थे कि कैसे होती है, कैसे कैसे ट्रेट्स हैं, कैसे सुधारा जा सकता है, इस सब के बारे में हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। अगली बार जब हम पॉडकास्ट करेंगे ज्योति जान मैम के साथ, हम ट्राई करेंगे थोड़ा पेरेंटिंग से रिलेटेड बात करें, किस तरीके से पेरेंटिंग की जाती है, क्या बेस्ट रहेगा, क्या सही रहेगा, कैसे करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग हमारा पॉडकास्ट रिवॉल्व अराउंड रहेगा। ज्योति जान मैम से अगर आप कंसल्ट करना है, आपको नंबर नीचे दिख रहे होंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे, आप प्लीज कॉन्टैक्ट करें, कोऑर्डिनेट करें मैम से। एंड मैम ने बहुत अच्छा आज पॉडकास्ट दिया, थैंक यू सो मच मैम अगेन। और अगर आप अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए देखते देखते, तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ये भी हमें बड़ा मोटिवेट करता है। एग्जैक्टली, एंड थैंक यू सो मच, अभी तक आप सस्टेन कर रहे हैं, आपने वीडियो देखी, आपने पूरा पॉडकास्ट सुना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।